सुपर जीन 2 विकास। अध्याय 61 धमकी। ये यूजेन को कुछ महसूस हुआ और उसने अपना सिर घुमाकर लिन शेन को देखा। उसके चेहरे पर तुरंत एक अप्रिय भाव आ गया। लिन शेन मुस्कुराया, मुड़ा और जाने के लिए तैयार हो गया। ये यूजेन तुरंत दौड़कर आया, लिन शेन का रास्ता रोका, अपनी भावनाओं को संभाला और पूछा जैसे कुछ भी गलत नहीं हुआ हो, तुम कब वापस आए? मैंने सुना है कि तुम योशेन बेस से चले गए हो, है ना? बहुत जल्दी नहीं, बहुत देर से नहीं, ठीक उसी समय जब तुम टू 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 के बारे में बात कर रहे थे। उस शब्द का उच्चारण किस लहजे में होना चाहिए मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। लिन शेन के बोलने से पहले ये यूजेन ने उसका मुंह बंद कर दिया और उसे एक सुनसान जगह पर खींच लिया। तुम मुझे क्यों घसीट रहे हो? अपनी छवि का ख्याल रखो, तुम एक रणनीतिकार हो। रणनीतिकारों को अपने मुंह का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने हाथों का नहीं। तुम व्यक्तिगत रूप से हिंसा का सहारा कैसे ले सकते हो? ये यूजेन के जाने के बाद लिन शेन ने भावशून्य भाव से कहा, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर मैंने इस मामले से संबंधित एक भी शब्द बाहर सुना तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से नहीं छोड़ूंगा। ये यूजेन ने भयंकर रूप से धमकी दी। मैं हमेशा से ऐसा व्यक्ति रहा हूं जो बल प्रयोग से नहीं बल्कि दयालुता से प्रतिक्रिया करता है। ऐसा लगता है कि कोई वास्तव में मुझे धमकाना चाहता है। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ पर्चे छपवाने चाहिए, लिन शेन ने चंचलता से कहा और जाने लगा। ये यूजेन ने जल्दी से उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, अपने होंठ काटते हुए, और कहा, वास्तव में तुम क्या चाहते हो? मुझे घर ले चलो, लिन शेन ने दबी हुई मुस्कान के साथ गंभीरता से कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें घर ले चलो? किसके घर? ये यूजेन ने लिन शेन को हैरान चेहरे से देखा, उसे समझ में नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। बेशक, मुझे अपने घर ले चलो, लिन शेन ने जवाब दिया। मैं तुम्हें अपने घर क्यों ले जाऊं? क्या तुम पागल हो गए हो? जैसे ही ये यूजेन ने लिन शेन का चेहरा काला होते देखा, वह दूर जाने के लिए तैयार था। उसने जल्दी से उसे फिर से पकड़ लिया, फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें कम से कम मुझे ये तो बताना ही होगा कि तुम मेरे घर क्यों जाना चाहते हो, है ना? मैं तुमसे शादी के लिए इंटरव्यू के लिए मिली थी और तुम्हें काफ़ी संतोषजनक पाया। अब तुम्हारे परिवार से मिलना ही उचित है ना? लिन शेन ने कहा। उचित है? मेरे पैर! मैंने तुमसे पहले ही माफ़ी मांग ली है, क्या तुम मेरे साथ खेलना बंद नहीं कर सकते? ये यूजेन ने झल्लाते हुए कहा। बस मुझे बताओ कि तुम मुझे ले जाओगे या नहीं। लिन शेन ने ये यूजेन के घर जाने का मन बना लिया था। उसके परिवार की सुरक्षा भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बेस में घुसने के बाद यह अपेक्षाकृत सुरक्षित जगह होनी चाहिए। चूंकि उसने ये यूजेन की कमजोरी पकड़ ली थी, इसलिए इसका सही इस्तेमाल न करना अफसोस की बात होगी। असंभव! मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जाऊंगी, भले ही मैं मर जाऊं। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, ये यूजेन ने दांत पीसते हुए कहा। असंभव है न? मैं बाद में फ्लायर कैसे लिखूं? कोई तो लिन शेन ने विचारों में खोए रहने का नाटक किया, धीरे धीरे पीछे मुड़ते हुए जाने लगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगर तुम मेरे परिवार की पैतृक कब्र पर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें वहां भी ले जाऊंगा, ठीक है? ये यूजेन ने लिन शेन को पकड़ते हुए अनिच्छा से कहा। मैं अभी आपके परिवार की कब्र पर नहीं जाऊंगी, हम इस बारे में तब बात कर सकते हैं जब हम भविष्य में एक साथ दफनाए जाएंगे, लिन शेन ने रुककर कहा। फिर कहा, मैं अपने माता पिता से मिल रही हूँ, मुझे आश्चर्य है कि मुझे किस तरह का उपहार लाना चाहिए। आपके साथ हमारे माता पिता कौन हैं? ये यूजेन उसके गुस्से से लगभग खुश हो गई। तो लिन शेन ने फिर से जप करना शुरू कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है, क्या ये ठीक है? ये यूजेन ने निराशा में कहा। गंभीरता से, तुम वास्तव में क्या करना चाहते हो? अगर तुम्हें लगता है कि तुम निर्दोष नहीं हो तो तुम मुझे पीट क्यों नहीं देते? तुम मुझे जैसे चाहो पीट लो, मैं इसे सहन कर लूंगी, भले ही इससे मेरी जान चली जाए। मैं तुम्हें पीटना कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? मुझे आखिरकार किसी से प्यार हो गया है और मैं तुमसे शादी करने का इंतजार कर रहा हूँ। अगर तुम घायल हो गए तो यह अच्छा नहीं होगा। सोचना बंद करो, चलो अपने माता पिता से मिलने के लिए कुछ उपहार खरीदते हैं, लिन शेन ने कहा और ये यूजेन के कंधे पर हाथ रखकर बाजार की ओर चल दिया। ये यूजेन ने अपनी कमर को कुछ बार हिलाया लेकिन वह उसे खोल नहीं पाए, इसलिए उसने उसे परेशान करना बंद कर दिया। जब वे उपहार की दुकान पर पहुंचे तो लिन शेन ने बस कुछ चीज़ें खरीदी और बाहर आ गईं। तुम सच में बहुत उदार हो, इन सभी वस्तुओं की कीमत $100 से ज़्यादा होगी, तुमने सच में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं, ये यूजेन ने टिप्पणी की जब उसने देखा कि लिन शेन क्या ले जा रही थी। उसके होंठ बेकाबू होकर फड़क रहे थे। दूर से दिया गया एक छोटा सा उपहार गहरी भावनाओं को व्यक्त करता है। लिन शेन के पास वास्तव में कोई पैसा नहीं बचा था। पालतू जानवर खरीदने के बाद उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, अन्यथा उसे थोड़ा और खर्च करने में कोई आपत्ति नहीं होती। अब वह ये यूजेन को एक बड़ी जांत की तरह पकड़े हुए था, उम्मीद कर रहा था कि कम से कम खाने और रहने के लिए एक जगह तो मिल जाए।
अगर तुम ये चीजें मेरे माता पिता से मिलने के लिए ले जाओगे तो क्या तुम्हें लगता है कि वे तुम्हारे पैर तोड़ देंगे और तुम्हें इस कचरे के साथ बाहर फेंक देंगे? ये यूजेन ने कहा। उसने लिन शेन के हाथों से चीजें छीन ली और उन्हें एक कूड़ेदान में फेंक दिया और फिर अपनी खुद की एक और हाई एंड गिफ्ट शॉप में चली गई। इन्हें फेंको मत, ये सब पैसे हैं। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम इन्हें वापस कर सकते हो। लिन शेन ने जल्दी से सामान कूड़ेदान से निकाला और पैसे वापस लेने चली गई। थोड़ी देर में ये यूजेन कई बेहतरीन बैग लेकर बाहर आया और उन्हें लिन शेन को सौंप दिया। इसके बजाय ये ले लो। लिन शेन ने उन्हें स्वीकार किया और वेई वुफू को सौंप दिया। इन्हें मेरे लिए संभाल कर रखो। मुझे मत बताओ कि तुम वास्तव में उसे मेरे माता पिता से मिलवाने के बारे में सोच रहे हो। ये यूजेन ने लिन शेन को ऐसे देखा जैसे वह पागल हो। कौन अमीर व्यक्ति अंगरक्षक नहीं लाता है? ये हमारी प्रतिष्ठित स्थिति का संकेत है। चलो जल्दी करो और वापस चलो, मेरे माता पिता चिंतित हो रहे हैं। लिन शेन ने आधे गले लगाया, आधे ने ये यूजेन को आगे धकेल दिया। मैं नहीं जानती कि मैंने अपने पिछले जीवन में क्या पाप किए हैं। ये यूजेन ने अनिच्छा से शिकायत की, चलते समय अपने शरीर को मोड़ते हुए। जैसे ही वे सामने के दरवाजे पर पहुंचे, ये यूजेन ने कुछ घबराहट के साथ लिन शेन को देखा और कहा, क्या तुम सच में अंदर जा रहे हो? बेशक मैं अंदर जा रहा हूँ। मैं यहाँ क्यों होता? लिन शेन ने ये परिवार के महल जैसे घर को देखा और विशेष रूप से संतुष्ट महसूस किया। ठीक है, तुम्हारे पास हिम्मत है, बस बाद में कुछ भी बेवकूफ़ी भरा मत कहना, ये यूजेन ने कहा और घंटी बजाते हुए गेट की ओर चल दिया। कुछ ही देर में किसी ने अंदर से दरवाज़ा खोला। सफ़ेद दीवारों और नीली छत वाला महल किसी परी कथा जैसा लग रहा था। बाहर से कोई यह नहीं बता सकता था कि यह बेस म्यूटेशन सामग्री से बना है, लेकिन अकेले दरवाज़ा आधा मीटर मोटा था जो दिखाता था कि महल की सुरक्षा प्रणाली कितनी व्यापक थी। ये परिवार की सुरक्षा लिन शेन की कल्पना से भी बेहतर थी, शायद लू और जू परिवारों से भी बदतर नहीं। बेशक पैमाने के मामले में लू और जू परिवार बहुत बड़े थे, लेकिन उपकरणों के मामले में वे ये परिवार से बेहतर नहीं हो सकते। ऐसा लगता है कि ये यूजेन के माता पिता के पास जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा समर्थन है, लिन शेन ने सोचा। भले ही वह ज़्यादा बाहर नहीं गया था, लेकिन महल के वास्तुशिल्प मानकों ने उसे बताया कि ये यूजेन के माता पिता सरल नहीं थे। इससे पहले कि लिन शेन और ये यूजेन महल में प्रवेश कर पाते, एक सुंदर, अच्छी तरह से तैयार महिला, जो लगभग 30 साल की लग रही थी, ने पहले ही निगरानी के माध्यम से दोनों को स्पष्ट रूप से देख लिया था। क्या वह लिन यिन का सबसे छोटा भाई है? महिला ने अपने बगल में एक बूढ़े व्यक्ति से पूछा, क्योंकि उसने मॉनिटर पर दोनों को देखा, जो कुछ अजीब और अस्पष्ट रूप से करीब लग रहा था। हाँ मैडम, उसका नाम लिन शेन है। वह लिन भाई बहनों में सबसे छोटा है। डार्कबर्ड बेस में उसकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी नहीं थी। हालांकि लिन परिवार के कारवां पर हाल ही में हुए हमले और बेस से श्री लिन जोंगजेंग और चौथे बच्चे की अनुपस्थिति के कारण केवल लिन शेन ही स्थिति को संभाल सकता था। जू परिवार में हमारे जासूस से मिली जानकारी के अनुसार, हालांकि श्री लिन शेन की अपनी क्षमताएं प्रभावशाली नहीं हैं, लेकिन उनके पास एक हैंडगन है जो क्रिस्टल बेस लेवल के पालतू जानवरों को मारने में सक्षम है, संभवतः एक अज्ञात ग्रेड वाला पालतू लांचर, बुजुर्ग ने विस्तार से बताया, यहाँ तक कि लिन शेन और ये यूजेन के बीच की बातचीत को भी बिना एक शब्द छोड़े याद किया। आपको क्या लगता है कि वह उस समय के लिन यिन से कैसे तुलना करता है? महिला ने सुनने के बाद पूछा। वह बहुत हीन है, एक स्वर्ग में है, दूसरा पृथ्वी पर, बुजुर्ग ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कोई अंतर है न? जरूरी नहीं, मुझे वह काफी दिलचस्प लगता है, महिला ने एक सार्थक मुस्कान के साथ कहा। अध्याय 62, घर लौटना। लिन शेन ये यूजेन के पीछे महल में गया, जो अपने मामूली पदचिह्न के कारण काफी छोटा था। वहाँ कोई भव्य उद्यान या ऐसा कुछ नहीं था, इसके बजाय हर जगह विभिन्न इमारतें और रक्षात्मक संरचनाएं थीं, जो दर्शाती हैं कि महल का मालिक एक सतर्क व्यक्ति था जो पहले से योजना बनाता था। इस तरह के एक कॉम्पैक्ट लेआउट में आश्चर्यजनक रूप से प्रभावशाली डिज़ाइन विवरण थे, जैसे कि एक कोने में पुष्प पैटर्न की सूक्ष्म लालित्य जिसने इस स्टील किले में गर्मजोशी और सुंदरता को जोड़ा। एक सावधान पुरुष मेजबान और एक कोमल महिला मेजबान, एक बाग और एक गुलाब एक साथ एक आदर्श जोड़ी बनाते हैं। लोहे की दीवारें और सजावटी हरियाली ने लिन शेन को महल के मालिक से मिलने से पहले ही उनके बारे में एक अनुकूल धारणा दी। वह हमेशा ऐसी जगहों को पसंद करता था जो सुरक्षित और आरामदायक दोनों हों। महल के भीतर शायद ही कोई नौकर या नौकरानी दिखाई देती थी, केवल म्यूटेटर आते जाते थे, प्रत्येक ने सावधानीपूर्वक सिलवाया हुआ वर्दी पहना हुआ था। इन लोगों ने जो गहरे नीले रंग की वर्दी पहनी थी, उसके बाएं सीने पर लिन शेन ने एक बहुत ही खास फूल का प्रतीक देखा, हालांकि वह पहचान नहीं पाया कि यह किस तरह का फूल था। ये यूजेन लिन शेन को महल के बिल्कुल बीच में एक इमारत में ले गया। ये यूजेन ने लिन शेन की तरफ देखा और दरवाजा खोलकर अंदर जाने से पहले एक गहरी सांस ली। अंदर एक रेट्रो स्टाइल वाला लिविंग रूम था, जहां 30 साल की एक महिला, जो घर की मालकिन की तरह दिख रही थी,
एक सोफे पर एक चिकनी काली बिल्ली को पकड़े बैठी थी, उसकी उंगलियां धीरे से उसके कानों को सहला रही थीं। लिन शेन, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। ये यूजेन ने लिन शेन को उस महिला से मिलवाना शुरू किया, लेकिन उसने बीच में ही रोक दिया। क्या परिचय कराना जरूरी है? तुम दोनों एक जैसी और खूबसूरत दिखती हो, जाहिर है तुम यूजेन की बहन हो, है न? मेरा नाम लिन शेन है और मैं यूजेन का बॉयफ्रेंड हूँ, लिन शेन ने पहले ही बोल दिया। महिला ने बिना कुछ कहे बस मुस्कुरा दिया, जबकि ये यूजेन ने नाराज होकर डांटा, बहन तुम्हारा बड़ा सिर, यह मेरी माँ है। माफ़ करना, मैंने वास्तव में ध्यान नहीं दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इतनी छोटी हो और वास्तव में यूजेन की माँ हो, लिन शेन ने जल्दी से माफ़ी मांगी। यूजेन, तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी दिलचस्प है। तुम आज रात डिनर के लिए क्यों नहीं रुकती? महिला ने मुस्कुराते हुए सुझाव दिया। ये यूजेन कहने ही वाली थी कि लिन शेन नहीं रुक सकती, लेकिन लिन शेन ने उससे पहले ही कह दिया, धन्यवाद आंटी। तुम बच्चे मज़े करो, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है और अगर मैं 6 बजे तक वापस नहीं आती तो मेरा इंतज़ार किए बिना खाना खा लो। लिन शेन, अगर तुम्हें कोई ज़रूरी काम नहीं है तो कुछ दिन हमारे घर पर रुको। जब समय होगा तो हम अच्छी बातचीत करेंगे, महिला ने कहा और खड़ी होकर दरवाजे की ओर चली गई। उसने कोट रैक से घूंघट वाली एक टोपी उठाई और अपनी परिपक्व सुंदरता को ढकने के लिए उसे पहन लिया। जब वह जाने वाली थी तो वह रुकी और लिन शेन से कहने के लिए आधी मुड़ी, तुम मुझे ये भी कह सकते हो। ये कहकर महिला चली गई। लिन शेन और ये यूजेन दोनों कुछ देर के लिए रुके, महिला के विदाई के शब्दों से हैरान। ये यूजेन ने उसे गुस्से से घूरा। तुम्हें यहाँ रहने के लिए किसने राजी किया? तुम आखिर क्या कर रहे हो? उसने पूछा। यी ने मुझे रुकने के लिए कहा है, उससे पूछो, लिन शेन ने थके हुए भाव के साथ सोफे पर बैठते हुए कहा। तुम मुझे गेस्ट रूम तैयार करने में मदद क्यों नहीं करते? मैं थोड़ा थक गया हूँ और थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। वह अभी एक बड़ी लड़ाई से गुजरा था और उसने सुपर बेस चेंज का इस्तेमाल किया था, जिससे उसकी ऊर्जा खत्म हो गई थी। अपनी जान बचाने के लिए भागने और बाजार में खरीदारी करने के अलावा वह वाकई बहुत थका हुआ था। अगर उसे ये यूजेन के परिवार का ख्याल नहीं रखना होता तो वह पहले ही सोफे पर लेट गया होता। इसके बारे में सोचना भी मत, यहाँ से चले जाओ, ये यूजेन ने जवाब दिया, एक तकिया पकड़ा और गुस्से से लिन शेन की ओर फेंका। वह क्या था? इसे फिर से क्या कहते हैं? लिन शेन ने भूलने का नाटक किया। क्या तुम्हें कुछ और नहीं कहना आता? ये यूजेन अपने होंठ काटने के कगार पर थी। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे लिए गेस्ट रूम में रहना असुविधाजनक है तो मुझे नुकसान उठाकर तुम्हारे कमरे में रहने में कोई आपत्ति नहीं है, लिन शेन ने तकिया पकड़ते हुए कहा। सपने देखो, उसे तीसरी मंजिल पर गेस्ट रूम में ले जाओ, ये यूजेन ने लिन शेन को घूरते हुए कहा, इससे पहले कि वह बूढ़े बटलर को आदेश देने के लिए बुलाए। बटलर ने विनम्रता से लिन शेन और वेई वुफू को ऊपर बुलाया और आश्चर्यजनक रूप से वहां एक लिफ्ट भी थी। अतिथि कक्ष में बसने के बाद लिन शेन बिस्तर को छूते ही सो गया, क्योंकि वह दिन भर की थकान से पूरी तरह थक चुका था। वह बहुत गहरी नींद में सोया, केवल तभी जागा जब बाहर पहले से ही अंधेरा हो चुका था। ये दरवाजे पर लगातार दस्तक थी जिसने लिन शेन को जगाया, इसके बिना वह अगले दिन तक सो सकता था। श्री लिन, रात के खाने का समय हो गया है। युवती आपको नीचे भोजन करने के लिए आमंत्रित करती है, बटलर ने बहुत विनम्रता से कहा जब लिन शेन ने दरवाजा खोला। क्या मैडम ये वापस आ गई हैं? लिन शेन ने एक पल सोचने के बाद पूछा। मैडम अभी तक वापस नहीं आई हैं, बटलर ने उत्तर दिया। समझ गया, मैं अपना चेहरा धोकर तुरंत नीचे आ जाऊंगा, लिन शेन ने अपने कमरे में लौटने से पहले कहा, दरवाजा बंद कर दिया और अपना चेहरा धोने के लिए बाथरूम में नहीं गया। उसने अपना बैग निकाला और मोज़ेक से ढका हुआ सर्पिल स्नेल बेस म्यूटेशन अंडा निकाला। निश्चित रूप से मोज़ेक गायब हो गया था। वास्तव में लिन शेन को यह जानने के लिए देखने की ज़रूरत नहीं थी कि मोज़ेक चला जाना चाहिए। जागने पर उसके दिमाग में पहले से ही एक नई अग्निबीज जानकारी उभरी थी। विफल सुपर बेस एवोल्यूशनरी सीड गन फाइटिंग स्किल। गोली चलाने के तुरंत बाद कलाई को हिलाएं, जिससे गोली को केंद्रापसारक बल मिले, जिससे यह एक घुमावदार प्रक्षेप पथ के साथ यात्रा करे। क्या ये सिर्फ गोलियां नहीं हैं जो मुड़ती हैं? लिन शेन ने गहराई से सोचा और उसकी आंखें चमक उठीं। गन फाइटिंग स्किल सिर्फ पिछली फिल्मों और टेलीविज़न कार्यों में ही मौजूद थी और व्यवहारिक रूप से कोई भी इंसान इसे हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ था। वास्तव में टीमों ने पहले भी प्रयोग किए थे और पाया था कि न केवल मनुष्य अपनी कलाई को हिलाकर गोलियों को चाप में नहीं उड़ा सकते थे, बल्कि यांत्रिक भुजाएं भी, जो मनुष्यों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली और तेज थीं, घुमावदार गोली प्रक्षेप पथ प्राप्त नहीं कर सकती थीं। यह एक और ऐसा कौशल था जो समझ में तो आता था लेकिन उसका कोई व्यावहारिक अनुप्रयोग नहीं था और वह केवल कल्पना में ही मौजूद था। ये कौशल ज़्यादातर लोगों के लिए ज़्यादा काम का नहीं होता, लेकिन लिन शेन के पास 0.44 स्पीड शूटिंग करने में सक्षम एक एंजल रिवॉल्वर था, इसलिए गन फाइटिंग स्किल उसके लिए बहुत उपयोगी थी। गन फाइटिंग स्किल के बिना उसे सीधे गोली चलानी पड़ती, जिससे वह दुश्मन के हमले के खतरे में पड़ जाता।
गन फाइटिंग स्किल के साथ वह पूरी तरह से छाया में छिप सकता था, अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकता था और इन झुकी हुई गोलियों से दुश्मन को गोली मार सकता था। दूसरे लोग ये भी नहीं देख पाते कि उसने बंदूक कैसे या कब चलाई, जिससे ये छिपकर हमला करने के लिए एक ज़रूरी गुप्त तकनीक बन जाती है। गन फाइटिंग स्किल के साथ कौन एक नज़दीकी लड़ाई करने वाला बंदूकधारी बनना चाहेगा जो मूर्खतापूर्ण तरीके से आमने सामने गोली चलाए? क्या दुश्मन की नज़रों से ओझल जगहों से गोली चलाना बेहतर नहीं था? अफसोस की बात है कि हालांकि लिन शेन को गन फाइटिंग स्किल बहुत पसंद थी, लेकिन ये फायर सीप क्षमता उसकी ताकत को काफ़ी हद तक नहीं बढ़ा सकी। मैं बाद में बाजार जाकर देखूंगा कि क्या मुझे अग्नि बीज के साथ कुछ और बेस म्यूटेशन अंडे मिल सकते हैं। लिन शेन अच्छी तरह से जानता था कि अपने भाग्य को नियंत्रित करने के लिए ये अभी भी पर्याप्त नहीं थे। अपना चेहरा धोने के बाद लिन शेन ने वेई वुफू को बुलाया और उसके साथ नीचे डाइनिंग रूम में गया, जहां उसने देखा कि ये यूजिन पहले से ही टेबल पर इंतजार कर रहा था। ये यूजिन के अलावा वहां एक और व्यक्ति मौजूद था, लेकिन वह मैडम ये नहीं थी, यह एक आदमी था। भाई, मैं आपको परिचय कराता हूँ। यह मेरा प्रेमी लिन शेन है, वह वास्तव में अद्भुत है। ये यूजिन ने अचानक ऐसा अभिनय किया जैसे कि वह एक अलग व्यक्ति बन गई हो। लिन शेन की बाह को गर्मजोशी से पकड़ लिया। उसके चेहरे पर खुशी व्यक्त करते हुए वह लिन शेन के बगल में आराम कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे वास्तव में प्यार में एक जोड़ा थे। लिन शेन ने महसूस किया कि उसका हाथ किसी नर्म और लचीले, गर्म और आरामदायक चीज में धंस रहा है। फिर भी वह भौहें सिकुड़ने और सोचने से खुद को नहीं रोक पाया। कुछ गड़बड़ है, ये यूजिन कुछ करने की योजना बना रहा है। जरूर कोई योजना होगी। लिन शेन, है न? तुम में हिम्मत है, मुझे ये पसंद है। लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं, हालांकि मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं, मैंने शपथ ली थी कि जो कोई भी मेरी बहन पर हमला करने की हिम्मत करेगा, उसे पहले मुझसे आगे निकल जाना चाहिए। मैं उस शपथ को नहीं तोड़ सकता। तुम तैयार होकर आए थे, है न? उस आदमी ने लिन शेन के पास आते ही मुस्कुराते हुए कहा। क्षमा करें, मुझे नहीं पता कि कैसे लड़ना है, लिन शेन ने कहा और उसने एक कुर्सी खींची और एक कप से पानी पीते हुए बैठ गया। उसका कोई टेस्ट लेने का इरादा नहीं था। ये बहुत ही क्लिच था। ये काफ़ी संयोग है, मुझे भी नहीं पता कि कैसे लड़ना है। आदमी के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। तो आप क्या कर सकते हैं? लिन शेन ने पूछा, हैरान होकर। उसका सवाल एक अवचेतन चुनौती को दर्शाता था। यह उसकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं हो रहा था। मैं खेल सकता हूँ, जियो, आदमी ने गंभीरता से कहा। खांसी, खांसी। लिन शेन जो पानी पी रहा था वह लगभग छलक गया। यह उसकी नाक में चला गया, जिससे अम्लता से उसकी आंखों में आंसू आ गए। अध्याय 63, ध्वनि तरंग कौशल। बांसुरी को क्षैतिज रूप से बजाते हुए, जियो को लंबवत रूप से बजाते हुए, लिन शेन तब अचंभित रह गया जब उस व्यक्ति ने जियो को निकाला और प्रदर्शन करने के लिए अपने होठों से लगाया। उसे नहीं पता था कि दूसरों ने क्या देखा, लेकिन उसके दृष्टिकोण से वेई वुफू जितना ही लंबा, थोड़ा पतला, अपने हाथों में कुछ पिक्सेलयुक्त चीज पकड़े हुए था, धीरे धीरे उसे अपने मुंह में ले जा रहा था। लिन शेन की आंखों के लिए यह दृश्य थोड़ा कठिन था, फिर भी वह सेंस किए गए जियो की जांच करना बंद नहीं कर सका। एक जियो जिस पर अग्नि बीज था, इसने लिन शेन को बहुत आश्चर्यचकित किया। यह अफसोस की बात थी कि वह नहीं देख सका कि जियो वास्तव में कैसा दिखता है। क्या आपने कभी जियो बजाया है? आदमी ने जियो के साथ छेड़छाड़ करते हुए पूछा। नहीं, लिन शेन ने जल्दी से अपना सिर बार बार हिलाया। कोई बात नहीं, अगर भविष्य में मौका मिला तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, उस आदमी ने उदासीनता से कहा। नियम सरल है, तुम वहां बैठो और मुझे जियो बजाते हुए सुनो। धुन समाप्त होने के बाद यदि तुम अभी भी वहां बैठ सकते हो तो तुम मेरी चुनौती को पार कर जाओगे। क्या मैं नहीं सुन सकता? अगर किसी ने लिन शेन से यह बात उस जियो को देखने से पहले कही होती तो वह निश्चित रूप से उन्हें पागल समझता। लेकिन उस जियो पर एक अग्नि बीज था। ये सरल नहीं होना चाहिए, सावधान रहना बेहतर है। जरूर, तुरंत चले जाओ और मेरी बहन के सामने फिर कभी मत आना, आदमी ने उदासीनता से कहा। लिन शेन संभवतः ये यूजेन से दूर रह सकता था, लेकिन उसके लिए छोड़ना बिल्कुल भी विकल्प नहीं था। वह जानवरों की बाढ़ से बचने के लिए इतनी सुरक्षित जगह को स्वेच्छा से कैसे छोड़ सकता था? चूंकि तुम मेरी बहन को छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए मेरी धुन सुनो। आदमी ने मान लिया कि लिन शेन ये यूजेन से अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसकी धुन सुनने का जोखिम उठाने को तैयार था। उसने चुपचाप सिर हिलाया और जियो को अपने होठों से लगा लिया। लिन शेन की हरकतों को देखकर ये यूजेन की आंखें चमक उठीं। मैं अभी सहमत नहीं हूँ। लिन शेन समय पर शब्द नहीं निकाल पाया क्योंकि उस आदमी के जियो ने पहले ही एक गहरी और मधुर ध्वनि निकालनी शुरू कर दी थी। जिस क्षण जियो की आवाज़ शुरू हुई, लिन शेन ने महसूस किया कि उसके सारे रोम रोम अचानक कांप उठे, उसका दिल भी जोर से धड़क उठा। ये जादू क्या है? लिन शेन मन ही मन चौंक गया। उसे पता था कि संगीत लोगों की भावनाओं को प्रभावित कर सकता है, लेकिन आदमी के जियो की आवाज़ उसके शरीर में शारीरिक प्रतिक्रियाएं कैसे पैदा कर सकती है? यह कोई भ्रम नहीं है, जियो की आवाज़ वास्तव में मेरे शरीर को प्रभावित कर रही है।
जैसे जैसे जियो की आवाज़ गूंजती रही, लिनशेन अपने शरीर में होने वाले बदलावों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। कंपन। लिनशेन को लगा कि उसके शरीर की हर कोशिका कंपन कर रही है, जिससे उसे कांच के टुकड़े के टूटने का एहसास हो रहा है। क्या दुनिया में साउंड वेव स्किल जैसी कोई चीज़ सच में मौजूद है? क्या उस जियो पर मौजूद फायर सीड वास्तव में साउंड वेव स्किल हो सकता है? लिनशेन ने जितना ज़्यादा इसके बारे में सोचा, यह उतना ही ज़्यादा संभव लग रहा था। अगर वह उस जियो और उसके फायर सीड को हासिल कर लेता, तो क्या वह अपने संगीत की पहुंच वाली किसी भी जगह पर चुपचाप हत्या कर पाता? ये बंदूक चलाने से ज़्यादा सुरक्षित और प्रभावी होगा। दुर्भाग्य से अब इन चीज़ों के बारे में सोचने का समय नहीं था। कंपन से लिनशेन का सिर चकराने लगा। अगर वे जारी रहे तो भले ही उसका शरीर सह सकता था, लेकिन उसका मस्तिष्क हिलकर सदमे में चला जाएगा। जैसे ही लिनशेन बेस म्यूटेशन से गुजरने और अपने स्टील कारपेस के साथ ध्वनि तरंग के कंपन का मुकाबला करने की तैयारी कर रहा था, उसके भीतर विकास सिद्धांत ने अपने आप ही उसकी आंतरिक शक्ति को प्रसारित करना शुरू कर दिया। वह शक्ति धुनकिले के साथ प्रवाहित हुई और उसी आवृत्ति पर कंपन किया। प्रतिध्वनि ने लिनशेन के शरीर के भीतर कंपन को और भी तीव्र बना दिया। ध्वनि तरंग हमले का मुकाबला करने के लिए अपनी बेस म्यूटेशन शक्ति का उपयोग करें, ये यूजिन उसे याद दिलाने के लिए बोलने से खुद को रोक नहीं सका। वेई वुफू की शांत आंखें लिनशेन पर टिकी रहीं, एक हाथ उसके चाकू की मूठ पर था। लिनशेन की जान को खतरा होने पर एक पल की सूचना पर चाकू निकालने के लिए तैयार। भले ही वे एक ही कमरे में थे, ये यूजेन और वेई वुफू ध्वनि तरंगों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। लिनशेन, जो बेस म्यूटेशन से नहीं गुजरा था, ने शुरू में अपने शरीर में कंपन का अनुभव किया, जो आश्चर्यजनक रूप से थोड़ी देर बाद कम होने लगा। विकास सिद्धांत ने अपनी अप्रत्याशित और गहन प्रकृति में ध्वनि तरंग दोलनों की शक्ति का उपयोग करके उसके शरीर को परिष्कृत किया, जिससे लिनशेन धीरे धीरे उन कंपनों के अनुकूल हो गया। आंतरिक शक्ति के बपतिस्मा के कंपन के तहत लिनशेन को लगा जैसे उसके शरीर से छोटी छोटी अशुद्धियां बाहर निकल रही हैं, जिससे उसका मांस और रक्त शुद्ध हो रहा है और ध्वनि तरंगों के दोलनों को झेलने में अधिक सक्षम हो रहा है। उसका शरीर वास्तव में ध्वनि तरंगों के कंपन को खत्म करने के बजाय उनके अनुकूल होने के लिए उत्परिवर्तित हो रहा था। अचानक लिनशेन के दिमाग में एक विचित्र विचार उभरा। उसने जिस विकास सिद्धांत का अभ्यास किया वह एक आधार उत्परिवर्तन कला थी, और विकास सिद्धांत नामक इस विशेष आधार उत्परिवर्तन कला के अलावा एक बार इसी नाम से एक और प्रसिद्ध सिद्धांत था। लिनशेन को मोटे तौर पर पता था कि विकास सिद्धांत प्रकृति के अनुकूलन, योग्यतम की उत्तरजीविता और जीवन के जबरन उत्परिवर्तन और विकास पर चर्चा करता है। लिनशेन को केवल एक मोटी समझ थी, जो शायद सटीक न हो, और विकास सिद्धांत के इर्द गिर्द भी विवाद थे। लेकिन यह मुद्दा नहीं था। मुद्दा यह था कि विकास सिद्धांत की आधार उत्परिवर्तन कला जिसे उन्होंने विकसित किया था, वह उस दूसरे विकास सिद्धांत के सिद्धांतों से मेल खाती थी। ध्वनि तरंगों के दोलनों के बीच विकास सिद्धांत ने उन तरंगों की शक्ति का उपयोग करके अपने मांस और रक्त को परिष्कृत किया, जिससे वह धीरे धीरे कंपन का सामना करने में सक्षम हो गया, जो वास्तव में कुछ हद तक दूसरे विकास सिद्धांत के सिद्धांत जैसा था। हालांकि जहां तक लिनशेन को पता था, विकास सिद्धांत 5 क्लासिक आधार उत्परिवर्तन कलाओं में से एक के रूप में बहुत व्यापक रूप से फैला हुआ था, और ऐसे कई लोग थे जो इसका अभ्यास करते थे। उसने पहले कभी इस तरह के प्रभाव के बारे में नहीं सुना था। क्या ये हो सकता है कि विकास सिद्धांत का ये दोषपूर्ण संस्करण जिसका मैं अभ्यास कर रहा हूँ, वास्तव में परिणाम दे रहा है? लिनशेन ने आश्चर्य में सोचा। जैसे जैसे शक्ति कंपन करती गई और उसके भीतर प्रवाहित होती गई, लगातार उसके शरीर को परिष्कृत करती गई, लिनशेन ने महसूस किया कि उसका मांस और रक्त काफी मजबूत हो रहा है। हर बार जब म्यूटेटर बेस म्यूटेशन से गुजरे तो उनका मांस और रक्त मजबूत हो गया, लेकिन प्राथमिक वृद्धि कारपेस की बाहरी परत में हुई। कठोरता और कठोरता की सीमाएं मुख्य रूप से उस बाहरी कवच द्वारा दर्शाई जाती थीं। मांस और रक्त स्वयं कठोरता और कठोरता की ऊपरी सीमा तक नहीं पहुंच सकते थे। कंपन के परिष्कृत होने के साथ लिनशेन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसका मांस और रक्त मजबूत हो रहा है, विशेष रूप से ध्वनि तरंग दोलनों के प्रति उसका प्रतिरोध। वह व्यक्ति ये देखकर आश्चर्यचकित था कि लिनशेन ने बेस म्यूटेशन नहीं किया था और केवल अपने मांस और रक्त से उसके ध्वनि तरंग हमलों का विरोध कर रहा था। इस व्यक्ति के जियो द्वारा उत्पन्न ध्वनि तरंग हमले बहुत ही खास थे। जियो में स्वयं कोई विनाशकारी शक्ति नहीं थी, लेकिन उसने व्यक्ति की अपनी शक्ति को ध्वनि तरंग दोलनों की शक्ति में बदल दिया। व्यक्ति की अपनी शक्ति जितनी मजबूत होगी, वह उतनी ही मजबूत ध्वनि तरंग दोलन उत्पन्न कर सकता था। इस प्रकार जियो ने एक शक्ति कन्वर्टर के रूप में कार्य किया। हालांकि उस व्यक्ति ने अपनी शक्ति का केवल 30% ही उपयोग किया था। वह एक शीर्ष स्तरीय क्रिस्टल बेस था जिसकी शक्तिमान 40 तक पहुंच गया था। यहां तक कि उस शक्ति का केवल 30% भी कुछ ऐसा नहीं था जिसे साधारण स्टील म्यूटेटर झेल सकते थे। और यह मानकर चला कि स्टील म्यूटेटर्स ने स्टील बॉडी के साथ मुकाबला करने के लिए अपनी बेस म्यूटेशन शक्ति का इस्तेमाल किया।
ये यूजेन से लिन शेन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने के बाद वह आदमी जानता था कि लिन शेन ने 20 साल की उम्र से पहले बेस म्यूटेशन नहीं किया था और अब वह सबसे अच्छा स्टील म्यूटेटर था। यही वजह है कि उसने जियो के अपने खेल को नियंत्रित किया था। अप्रत्याशित रूप से लिन शेन के प्रदर्शन ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया, केवल मांस और रक्त के साथ 30% शक्ति पर उसके ध्वनि तरंग हमलों का सामना करते हुए, और वह बिल्कुल अप्रभावित लग रहा था। ये बच्चा बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा यूजेन ने वर्णन किया था, आदमी ने खुद से सोचा, क्योंकि वह जियो बजा रहा था और लिन शेन को देख रहा था, अंदर से आश्चर्यचकित था। ये यूजेन की लिन शेन की ओर निगाह भी कुछ जटिल हो गई थी। लिन शेन उसके लिए अधिक से अधिक अजनबी होता जा रहा था। अध्याय 64 विकास सिद्धांत के अद्भुत उपयोग। इस समय लिन शेन की भावनाएं काफ़ी जटिल थीं। विकास सिद्धांत बेस म्यूटेशन तकनीक ने उसे एक ऐसा एहसास कराया जिसे इस तरह से वर्णित किया जा सकता है कि पर्यावरण जितना कठोर होगा, मैं उतना ही सहज महसूस करूंगा, और लड़ाई जितनी कठिन होगी, यह उतना ही रोमांचकारी होगा। क्या ये सिर्फ एक मर्दवादी बेस म्यूटेशन तकनीक नहीं है? लिन शेन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने वास्तव में बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं झेले थे, और वह खुद को कठिनाई में डालना पसंद नहीं करता था। अगर कोई जीवन का आनंद ले सकता है तो अपने लिए दुख क्यों ढूंढे? इसके अलावा पर्यावरण जितना कठोर होगा, यह उतना ही खतरनाक होगा, और किसी के जीवन को खोने की संभावना बढ़ जाती है। यदि संभव हो तो लिन शेन को लगा कि उसके लिए एक अलग तकनीक अपनाना जरूरी है। समस्या ये थी कि विकास सिद्धांत के इस दोषपूर्ण संस्करण के अलावा वह किसी अन्य तकनीक में महारत हासिल नहीं कर सकता था। ऐसा लगता है कि मुझे कई बेस म्यूटेशन तकनीकों को आजमाने की ज़रूरत होगी। अगर मुझे इस ग्रह पर कोई नहीं मिला तो मुझे दूसरे ग्रहों पर खोजना होगा, लिन शेन ने खुद से सोचा। उसने ऐसा सोचा होगा, लेकिन लिन शेन को यह स्वीकार करना पड़ा कि यह मर्दवादी बेस म्यूटेशन तकनीक वास्तव में बहुत उपयोगी थी। भले ही उसका शरीर अभी भी हिल रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। विकास सिद्धांत के परिशोधन के तहत उसका शरीर वास्तव में ध्वनि तरंगों द्वारा लाए गए कंपन के अनुकूल हो गया था। इससे लिन शेन को आश्चर्य हुआ कि अगर वह समुद्र में गिर गया तो क्या विकास सिद्धांत उसे पानी के नीचे सांस लेने की क्षमता प्रदान करेगा? अगर मैं बिना ऑक्सीजन वाले ग्रह पर गया तो क्या विकास सिद्धांत मेरे शरीर को बिना ऑक्सीजन वाले वातावरण के अनुकूल बना सकता है? लिन शेन ने खुद से सोचा। लिन शेन को उदासीन देखकर उस आदमी ने अपना विचार बदल दिया और अपनी ताकत को 30% तक सीमित न रखने का फैसला किया, बल्कि अपने ध्वनि तरंग हमलों के आउटपुट को बढ़ा दिया। स्पष्ट रूप से विकास सिद्धांत सर्वशक्तिमान नहीं था। ये लिन शेन को ध्वनि तरंग हमलों के अनुकूल होने में मदद कर सकता था, लेकिन अगर ध्वनि तरंगों की शक्ति उसके शरीर की सहन करने की सीमा से अधिक हो जाती तो वह कुछ नहीं कर सकता था। जब आदमी ने अपने ध्वनि तरंग हमले की शक्ति को 40% तक बढ़ा दिया, जो लगभग 16 अंकों की ताकत के बराबर था, तो लिन शेन ने महसूस किया कि उसका शरीर इसे सहन करने के लिए संघर्ष कर रहा था और उसे तीव्र दर्द का अनुभव हुआ। कोई विकल्प न होने पर लिन शेन को अपनी बेस म्यूटेशन शक्ति का उपयोग करना पड़ा, और एक दर्पण की तरह एक स्टील कारपेस उसके पूरे शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ था, जिससे उसे बहुत बेहतर महसूस हो रहा था। स्टील कारपेस और ध्वनि कंपन के प्रति अपने स्वयं के प्रतिरोध के साथ वह केवल 11 अंकों की कठोरता और दृढ़ता के बावजूद 16 बिंदु ध्वनि तरंग हमले का सामना करने में सक्षम था। आदमी और भी अधिक आश्चर्यचकित था जब उसने महसूस किया कि लिन शेन वास्तव में सिर्फ एक स्टील म्यूटेटर था। उसे संदेह होने लगा था कि क्या लिन शेन वास्तव में स्टील म्यूटेटर था जिसका उल्लेख ये यूजिन ने किया था, या क्या वह पहले से ही मिश्र धातु स्तर तक आगे बढ़ चुका था। अन्यथा वह उसके 40% शक्ति वाले ध्वनि तरंग हमले का सामना कैसे कर सकता था? फिर भी उसके आश्चर्य के लिए लिन शेन वास्तव में सिर्फ एक स्टील म्यूटेटर था। उसने सोचा कि लिन शेन ने अपने स्टील बॉडी के साथ उसके 40% शक्ति वाले ध्वनि हमले का सामना कैसे किया, यह उसके लिए भी समझ में नहीं आया। वह और कितना सहन कर सकता है? लिन शेन की दृढ़ता ने उस आदमी की जिज्ञासा और प्रतिस्पर्धी भावना को जगाया, जिससे उसे अपनी शक्ति में 10% और जोड़ने के लिए प्रेरित किया। तुरंत लिन शेन का शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा। वह अब इतनी शक्ति को सहन नहीं कर सकता था और लगभग सहज रूप से खड़ा हो गया। वह अपनी जान बचाने के लिए रुकना चाहता था, उसे बर्बाद नहीं करना चाहता था। इस गति से जारी रखने से उसकी मौत हो सकती थी, इसलिए रुकने का कोई मतलब नहीं था। लानत है! लिन शेन की हालत देखकर आदमी को भी एहसास हुआ कि वह बहुत लापरवाह था। यह एक चमत्कार था कि लिन शेन उसकी 40% शक्ति का सामना कर सकता था, लेकिन एक स्टील म्यूटेटर के रूप में वह 50% का सामना कैसे कर सकता था? लिन शेन को खड़े होते देखकर आदमी ने जल्दी से अपने ध्वनि तरंग हमलों की शक्ति कम कर दी और लिन शेन को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, जिससे वह उठ न सके। यह एक मजाक था। ये यूजिन ने उसे एक अभिनय में मदद करने के लिए कहा था, न कि वास्तव में लिन शेन को भगाने के लिए। अगर उसने वाकई लिन शेन को भगा दिया तो मामले को सुलझाने का कोई तरीका नहीं होगा और ये यूजेन को समझाने का कोई तरीका नहीं होगा। अगर इससे कोई चोट लगती है तो ये यूजेन का उससे झगड़ा हो जाएगा।
जैसे ही लिन शेन खड़ा होने वाला था, उसने अचानक महसूस किया कि कोई हाथ उसके कंधे पर दबा रहा है और उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसे लगा कि वह आदमी उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। जैसे ही वह बंदूक निकालने वाला था, उसे एहसास हुआ कि ध्वनि तरंग हमले की शक्ति बहुत कम हो गई थी, जिससे वह पूरी तरह से भ्रमित हो गया। वास्तव में यांगीजी नदी में नई लहरें पुरानी को आगे धकेलती हैं, प्रत्येक पीढ़ी पिछली पीढ़ी से अधिक शक्तिशाली होती है। यूजेन, आपका निर्णय बुरा नहीं है। लिन शेन न केवल सुंदर है, बल्कि असाधारण प्रतिभा से भी संपन्न है। उसकी ताकत अथाह है, मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। मैं अभी बहुत लापरवाह हो रहा था। लिन शेन को चोट पहुंचाने और यूजेन को अपने खिलाफ करने के डर से वह व्यक्ति जल्दबाजी में एक सरसरी दौड़ के बाद समाप्त हो गया और तुरंत बेतहाशा क्षतिपूर्ति करना शुरू कर दिया। लिन शेन ने उस व्यक्ति को संदेह से देखा। उस व्यक्ति की ताकत स्पष्ट रूप से उसकी खुद की ताकत से अधिक मजबूत थी, तो उसने अचानक अपनी शक्ति को रोककर उसे आगे जाने क्यों दिया और फिर ऐसी बातें क्यों की? एक पल सोचने के बाद लिन शेन को कुछ समझ में आया और उसने उत्सुकता भरी निगाहों से ये यूजेन को देखा। क्या तुम ठीक हो? ये यूजेन स्पष्ट रूप से इतनी आसानी से मूर्ख नहीं बन सकती थी। वह पहले ही चालबाजी को समझ चुकी थी। उस आदमी को घूरकर देखा और जल्दी से लिन शेन के पास चली गई। उसकी हालत की जांच करते हुए उसने चिंता से पूछा, मैं ठीक हूँ। मुझे दया दिखाने के लिए तुम्हारे भाई को भी धन्यवाद देना चाहिए। लिन शेन ने अपने बेस म्यूटेशन को निष्क्रिय कर दिया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारा मामला सुलझ गया है? हमारा मामला? क्या मामला? ये यूजेन ने हैरान होकर पूछा। बेशक, शादी कर लेना। लिन शेन ने सोचा कि ये यूजेन से शादी करना अच्छा रहेगा, ये देखते हुए कि अगर भविष्य में उसके साथ कुछ हुआ तो उसके पास ऐसा परिवार होने के कारण कोई भी उसे या उसके बच्चों की देखभाल करने वाले को परेशान नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें अभी जो सबक दिया था वह काफ़ी कठोर नहीं था। ये यूजेन ने झुंझलाहट के साथ उसे घूरा। उसकी आंखों के कोनों में 3 भाग पतला गुस्सा और 7 भाग चुलबुली जलन थी, जो एक आकर्षक आकर्षण प्रस्तुत कर रही थी। मुझे लगता है कि यह सौदा हो गया। लिन शेन वाकई एक ईमानदार आदमी है, एक जिम्मेदार आदमी है। आदमी किनारे से हंसा। अगर ये तुम्हारे लिए तय हो गया है तो तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? ये यूजेन ने उस आदमी को घूर कर देखा। उसकी आंखों में जो उग्रता थी वह असली थी। जब उसने पहले लिन शेन को घूर कर देखा था, उससे बिल्कुल अलग। खांसी खांसी। उस आदमी ने खांसी का नाटक किया और आगे बोलने की हिम्मत नहीं की। यह मेरा बड़ा भाई ये तियानजेन है। ये देखकर कि लिन शेन वास्तव में ठीक था, ये यूजेन ने आखिरकार आराम किया और उस आदमी को उससे मिलवाया। भविष्य में हम सभी परिवार हैं, इसलिए आप मुझे तियानजेन या भाई कह सकते हैं, ये तियानजेन ने मुस्कुराते हुए कहा। तियानजेन, यह अविश्वसनीय है कि आप ध्वनि तरंग हमलों का उपयोग कर सकते हैं। लिन शेन ने बड़बड़ाया, ये सोचते हुए कि जियाओ को सोने के लिए कैसे आमंत्रित किया जाए, और वह बातचीत के विषय पर चढ़ गया। ऐसा नहीं है कि मैं मजबूत हूँ, ये है कि यह बांसुरी शक्तिशाली है। यह मेरी ताकत को ध्वनि तरंग शक्ति में बदल देती है जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है, ये तियानजेन ने कुछ गर्व से कहा। क्या वास्तव में दुनिया में ऐसी कोई जादुई कलाकृति है? आपको ऐसा खजाना कहाँ मिला, तियानजेन? लिन शेन थोड़ा परेशान महसूस कर रहा था। इतनी कीमती कलाकृति, अगर वह कहे कि वह इसे एक रात सोने के लिए उधार लेना चाहता है, तो क्या ये तियानजेन उसे उधार देगा? इस बांसुरी की बात करें तो इसका वास्तव में आपके लिन परिवार से कुछ लेना देना है। क्या आप इसके बारे में नहीं जानते? ये तियानजेन ने कहा। यह मेरे परिवार से संबंधित है। लिन शेन थोड़ा चौंका। उसे नहीं पता था कि उसके परिवार का इस चमत्कारी बांसुरी से कभी कोई संबंध रहा है। तुम्हारा दूसरा भाई लिन यिन है न? ये तियानजेन ने पूछा। ठीक है, लिन शेन ने सिर हिलाया। तो इसमें कोई गलती नहीं है, ये बांसुरी मूल रूप से आपके दूसरे भाई लिन यिन की थी। बाद में वह मेरे परिवार से शर्त हार गया और तब से यह बांसुरी ये परिवार के पास है। ये तियानजेन ने कलाकृति के पीछे की कहानी साझा की। ये बांसुरी मूल रूप से मेरे दूसरे भाई की थी। लिन शेन की उलझन और भी गहरी हो गई। उसने अपने परिवार से इसके बारे में कभी कुछ नहीं सुना था। अध्याय 65 परीक्षण। ये सुनकर कि बांसुरी मूल रूप से उसके अपने परिवार की थी, लिन शेन खुद को दुविधा में पाता है। उसे खुद की प्रतिष्ठा खोने से कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन वह अपने दूसरे भाई की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं कर सकता था। वह अपने दूसरे भाई द्वारा दी गई वस्तु को उधार कैसे मांग सकता था, जब तक कि वह उसे ईमानदारी से वापस न जीत ले? तियानजेन, क्या तुम मुझे इस बांसुरी के बारे में बता सकते हो? लिन शेन के पास बांसुरी की उत्पत्ति के बारे में पूछताछ करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शायद यह अग्नि बीज की उत्पत्ति के बारे में उसके शोध में मदद करेगा, और वह उसके बाद अपने अगले कदम की योजना बना सकता है। ये तियानजेन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, वास्तव में मैं भी ज़्यादा नहीं जानता, बस इतना कि ने मुझे बताया कि उसने लिन परिवार के लिन यिन से एक शर्त के माध्यम से यह क्रिस्टल बांसुरी जीती है। ऐसा लगता है कि यह क्रिस्टल आधारित प्राणी के एक हिस्से से बना है और इसमें ताकत को ध्वनि क्षति में बदलने का कार्य है।
रुको, तुम यूजिन के बड़े भाई हो, है ना? लिनशेन ने उसे अजीब तरह से देखा और पूछा। ये सही है। ये तियानजिन ने लिनशेन की उलझन को समझा और मुस्कुराते हुए कहा, यूजिन इकलौती संतान है, मेरे पिता उसके चाचा थे। उनका निधन जल्दी हो गया, इसलिए मैं छोटी उम्र से ही उनके साथ रहती थी। ये को दूसरों द्वारा बूढ़ा कहलाना पसंद नहीं है, इसलिए यूजिन के अलावा अधिकांश लोग उसे यही कहते हैं। लेकिन तुम्हारे लिए यह अलग है, अगर तुम यूजिन के नेतृत्व का पालन करो तो बेहतर होगा। लिनशेन को ये तियानजिन और ये यूजिन के बीच के रिश्ते को समझने के लिए अपने दिमाग में कई बार सोचना पड़ा। उनके पिता भाई थे। तियानजिन, क्या तुम जानते हो कि इस बांसुरी की सामग्री किस प्राणी से आती है? लिनशेन ने फिर से पूछा। तुमने मुझे पकड़ लिया, ये तियानजिन ने उत्तर दिया। यी ने मुझे क्रिस्टल बांसुरी देते समय यह नहीं बताया कि यह किस प्राणी की सामग्री है। मैं वास्तव में नहीं जानता, आपको इस बारे में ये या अपने दूसरे भाई से पूछना होगा। समूह भोजन के लिए बैठ गया और खाते समय बातचीत करने लगा। ये तियानजिन लंबा और मजबूत दिख रहा था, फिर भी वह काफ़ी विनम्र था और सभी का अच्छी तरह से ख्याल रखता था। अक्सर मजाकिया टिप्पणियां करता था, जिससे भोजन काफ़ी आनंददायक हो जाता था। लिनशेन ने क्रिस्टल बांसुरी उधार लेने के लिए कई बहाने सोचे, लेकिन अंततः उसे लगा कि यह अनुचित है और उसने नहीं पूछा। वैसे मेरे दूसरे भाई और ये परिवार ने क्या शर्त लगाई थी? लिनशेन ने सोचा कि क्रिस्टल बांसुरी वापस जीतना ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका था। इसे उधार लेना सुविधाजनक नहीं था। अगर वह कर सकता तो उसे क्रिस्टल बांसुरी रखने की ज़रूरत नहीं होती और उसे ये परिवार को वापस करने से पहले एक रात उसके साथ सो सकता था। लेकिन उसे बांसुरी सम्मानपूर्वक और उचित तरीके से प्राप्त करनी थी। मुझे नहीं पता, ये तियानजिन ने फिर से अपना सिर हिलाया। वह शर्त की बारीकियों या इसे कैसे जीता गया, इस बारे में भी स्पष्ट नहीं था। ऐसा लगता है कि अगर मैं विवरण जानना चाहता हूं तो मेरे पास मैडम ये से पूछने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लिनशेन ने असहाय होकर सोचा। भोजन के बाद ये यूजिन ने टहलने जाने का सुझाव दिया, लेकिन लिनशेन ने साफ मना कर दिया। वह टहलने के मूड में नहीं था, क्योंकि वह समझना चाहता था कि क्या इवोल्यूशन थ्योरी की उसकी व्याख्या सही थी। वापस अपने कमरे में लिनशेन बाथरूम में गया, बाथटब का नल खोला, उसे पानी से भर दिया और फिर उसमें लेट गया। पानी में डूबा हुआ लिनशेन ने इवोल्यूशन थ्योरी को अंजाम दिया, ये जांचते हुए कि क्या यह उसकी उम्मीद के मुताबिक काम करता है। घुटन की लहरें उसे घेर रही थीं, जिससे लिनशेन को ऐसा लग रहा था कि उसकी छाती फट जाएगी। वह इसे और सहन नहीं कर सकता था। एवोल्यूशन थ्योरी चलती रही, लेकिन दुर्भाग्य से इसने पानी के नीचे सांस लेने की क्षमता विकसित नहीं की, जैसा कि उसने उम्मीद की थी। छप, लिनशेन अचानक बाथटब में बैठ गया। उसके चेहरे पर पानी के छींटे पड़ रहे थे और वह सांस लेने के लिए हौंफ रहा था। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि शायद उसका दम घुट गया है। ये काम नहीं कर रहा है। क्या मैं गलत हो सकता हूँ? लिनशेन ने फिर भी हार मानने से इनकार कर दिया। बाथटब से बाहर निकलने के बाद उसने अचानक एक नई तरकीब सोची। डूबने की प्रक्रिया बहुत धीमी है और उत्तेजना पर्याप्त मजबूत नहीं है। शायद विकास सिद्धांत के उत्परिवर्तन और विकास प्रभावों को सक्रिय करने के लिए अत्यधिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है। लिनशेन को एक लोहे की छड़ मिली और फिर उसने एक छोर को तब तक गर्म किया जब तक कि वह लाल गर्म न हो जाए। उसने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ा ली, जिससे उसकी लाड़ प्यार से भरी नाजुक बाहें दिखने लगीं। दृढ़ निश्चय के साथ उसने लोहे की छड़ के लाल गर्म सिरे को अपनी बांह पर दबाया। जैसे ही लोहे की छड़ उसकी त्वचा को छूने वाली थी, लिनशेन का हाथ रुक गया। वह खुद से इतनी नफरत नहीं कर पा रहा था कि वह ऐसा कर सके। मुझे क्या करना चाहिए? लिनशेन ने अपने दांत भींचे और कई बार कोशिश की, लेकिन वह खुद के प्रति निर्दयी नहीं हो पाया। इसे भूल जाओ, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। मैं आत्मक्षति जैसा कुछ नहीं कर सकता। कुछ देर सोचने के बाद लिनशेन ने वेई वुफू को बुलाया। वेई, ये ले लो। लिनशेन ने लाल गर्म लोहे की छड़ उसे थमा दी। वेई ने हैरान चेहरे से उसकी ओर देखा। उसे समझ में नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। वेई, इस तरह तुम लोहे की छड़ लो और मेरी बांह जला दो। जैसे ही लिनशेन ने अपनी आस्तीन ऊपर करके अपनी नाजुक बांह दिखाई, उसके मुंह से मुश्किल से शब्द निकले। वेई वुफू ने तुरंत लोहे की छड़ के लाल गर्म सिरे को उस पर दबा दिया। एक तीखी आवाज सुनाई दी, साथ ही जले हुए मांस की गंध और लिनशेन की दर्द भरी चीखें भी। लिनशेन ने लोहे की छड़ को हिलाया और अपनी बांह को बेतहाशा घुमाया, जो जलकर भस्म हो गई थी। यह अभी भी बहुत गर्म और दर्दनाक थी। वह बाथरूम में भाग गया और अपनी बांह को बाथटब में डुबो दिया। उसने पहले जो पानी तैयार किया था वह बर्बाद नहीं हुआ। सौभाग्य से उसके बैग में अभी भी कुछ औषधियां थीं। उसने एक बोतल निकाली और घाव पर डाली और जली हुई फफोले वाली त्वचा धीरे धीरे ठीक होने लगी। अपनी बांह पर चौंकाने वाली जलन को देखते हुए लिनशेन ने निराशा के साथ कहा, वेई, मैं अभी तैयार नहीं था। तुम इतनी जल्दी कैसे हो सकते हो? अगर यह ठीक नहीं है तो मुझे क्यों बुलाया? किस लिए? वेई वुफू ने कहा। ठीक है, ठीक है,
चलो अभी इस बारे में बात नहीं करते, बस रॉड नीचे रख दो। लिन शेन को लगा कि यह तरीका काम नहीं करेगा, ये बहुत दर्दनाक था। वह इसे दूसरी बार सहन नहीं कर सकता था। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि जलने से विकास सिद्धांत के विकासवादी उत्परिवर्तन प्रभाव को भी ट्रिगर नहीं किया गया था। ये प्रयास अभी भी सफल नहीं हुआ। बहुत धीमी गति से काम नहीं चलता और बहुत तेज गति से भी काम नहीं चलता। क्या प्रभावी होने के लिए ध्वनि हमले की तरह निरंतर उत्तेजना की आवश्यकता है? इसे उत्तेजक और स्थायी दोनों होना चाहिए, लेकिन किस तरह की विधि काम करेगी? लिन शेन ने गहराई से सोचा, फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। उसने एक प्रशिक्षण विधि के बारे में सोचा जिसके बारे में उसने पहले सुना था। अतीत में जिन लोगों के पास बेस म्यूटेशन शक्तियां नहीं थीं, वे किसी को अपने शरीर पर उपयुक्त उपकरणों से प्रहार करवाकर अपने शरीर के प्रतिरोध को बढ़ाते थे। कुछ विचार करने के बाद लिन शेन को लगा कि यह विधि काम कर सकती है। साधारण मनुष्य इस विधि से प्रभावों के प्रति अपने प्रतिरोध को बढ़ा सकते हैं, इसलिए एक उत्परिवर्ती के रूप में जिसके भीतर विकास सिद्धांत है, निश्चित रूप से कुछ प्रभाव होना चाहिए। उसने उपयोग करने के लिए उपयुक्त कुछ के लिए कमरे में चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला, इसलिए उसने अनिच्छा से लोहे की छड़ उठाई और इसे वेई वुफू को वापस दे दिया। इस बार लिन शेन समझदार था। उसने कहा, अभी कुछ मत करो, पहले मेरी बात सुनो। जब तक मैं शुरू ना कहूं तब तक रुको, फिर तुम ये कर सकते हो। ठीक है, वेई वुफू ने सिर हिलाया। लिन शेन ने अपनी शर्ट उतार दी, जिससे उसका मांसल ऊपरी शरीर दिखाई देने लगा। एकमात्र कमी ये थी कि शायद ही कभी बाहर जाने के कारण उसकी त्वचा का रंग पीला पड़ गया था। वेई, तुमने मुझे लोहे की छड़ से मारा, लेकिन याद रखना, बहुत जोर से नहीं। मुझे बिना घायल हुए इसे झेलने में सक्षम होना चाहिए। साथ ही बहुत हल्के से नहीं, बहुत हल्के से, और यह प्रभावी नहीं होगा। लिन शेन ने घोड़े की मुद्रा अपनाई, अपनी सांस रोकी, अपनी मांसपेशियों को तना, अपने दांत पीस लिए और कुछ मानसिक तैयारी के बाद अपनी आंखें बंद कर लीं और बहादुरी से वेई वुफू से कहा, चलो मुझे मारो। अध्याय 66 लचीलापन। लिन शेन ने कुछ देर तक प्रतीक्षा की, लेकिन वेई वुफू ने उम्मीद के मुताबिक वार नहीं किया। अपनी आंखें खोलते हुए लिन शेन ने वेई वुफू को स्थिर खड़े देखा और असमंजस में पूछने से खुद को नहीं रोक पाया, तुम वार क्यों नहीं कर रहे हो? तुमने शुरू करो नहीं कहा? वेई वुफू ने गंभीरता से कहा। मेरी गलती। लिन शेन ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन वेई वुफू का चेहरा देखकर वह बहस करने में असमर्थ महसूस कर रहा था और केवल इतना कह सका, ठीक है, चलो फिर से शुरू करते हैं। धमाका। जैसे ही लिन शेन ने बोलना समाप्त किया, वेई वुफू की लोहे की छड़ उसके शरीर पर आ गिरी, जिससे लिन शेन दर्द से कराह उठा। उसका चेहरा चुपचाप विकृत हो गया और उसने अपने हाथों को मुट्ठी में बंद कर लिया, जगह जगह उछलने लगा और चक्कर लगाने लगा। मैंने अभी तक शुरू करो नहीं कहा, तुमने क्यों शुरू किया? लिन शेन ने वेई वुफू से पूछा जब उसे बेहतर महसूस हुआ। अनुकूलन। वेई वुफू ने उत्तर दिया। भाई, मैं आपसे विनती कर रहा हूं, हमें अनुकूलन की आवश्यकता नहीं है। आपके जैसे सिद्धांतवादी व्यक्ति को अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए और सिद्धांतों या अनुशासनहीन लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। क्या हम शुरू करो कहने के बाद ही शुरू करने पर सहमत हो सकते हैं? ठीक है। लिन शेन ने नम आंखों से विनती की। ठीक है। वेई वुफू ने लोहे की छड़ को पकड़े हुए गंभीरता से सिर हिलाया। इसके अलावा वेई, जब आप अगली बार मुझे मारेंगे तो क्या आप थोड़ा हल्का हो सकते हैं? ऐसा नहीं है कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ इतना है कि आपका भाई यहाँ हाल ही में ठीक से आराम नहीं कर रहा है, इसलिए मेरी सहनशक्ति थोड़ी कम हो गई है। लिन शेन ने अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा। समझ गया। वेई वुफू ने मैं समझ गया भाव के साथ कहा। तो चलो शुरू करते हैं, लिन शेन ने चिल्लाने से पहले खुद को तैयार करते हुए कहा। वेई वुफू ने अपनी लोहे की छड़ को लपेटा और लिन शेन की छाती की मांसपेशियों पर मारा, जिससे लिन शेन ने अपने दांत पीस लिए और एक धीमी सी कराह निकाली। ये चोट की कराह नहीं थी, बल्कि बाहरी बल के प्रतिरोध में मांसपेशियों के फटने से निकलने वाली सांस की आवाज़ थी। अपने वार की ताकत पर वेई वुफू का नियंत्रण केवल उत्तम ही कहा जा सकता है, और शारीरिक रचना पर उनकी पकड़ भी अविश्वसनीय रूप से सूक्ष्म थी। इस प्रहार से मांसपेशियों ने बल का खामियाजा उठाया, जिससे आंतरिक अंगों या हड्डियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर से लिन शेन को लगा कि बल को संभाला जा सकता है, मांसपेशियों में दर्द के अलावा कहीं और कोई खास असर नहीं हुआ। वार के बाद वार, हालांकि वेई वुफू को समझ में नहीं आया कि लिन शेन क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा था, उसने निर्देशानुसार जारी रखा। बिस्तर पर बैकपैक के अंदर से फैटी का छोटा सिर बाहर निकला, उसकी आंखें उत्सुकता से लिन शेन को मारते हुए देख रही थी, ऐसा लग रहा था कि वह क्या कर रहा है। स्पॉट बदलें, सिर्फ एक जगह पर वार न करें। लिन शेन को कुछ असर महसूस हुआ। वार की ताकत ने एवोल्यूशन थ्योरी को प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित किया। क्षतिग्रस्त मांसपेशियों की ओर ताकत प्रवाहित हुई, जो किसी तरह के बपतिस्मा से गुजरने के समान गर्म होने लगीं।
वेई वुफू ने लिन शेन के अनुरोध का पालन किया, उसके पूरे शरीर पर लोहे की छड़ से वार किया। अब निश्चित रूप से एक प्रतिक्रिया है। लिन शेन स्पष्ट रूप से अपने अंदर गर्म धारा को महसूस कर सकता था जो उसके शरीर के प्रभावित हिस्सों को साफ कर रही थी, जिससे थोड़े बदलाव हो रहे थे। लेकिन ये बदलाव बहुत मामूली थे और फिलहाल कोई महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा था। बस वेई, चलो आज के लिए यहीं रुकते हैं। लिन शेन ने इसे रोकने का फैसला किया। पहला, क्योंकि यह बहुत दर्दनाक था और वह इसे और सहन नहीं कर सकता था, और दूसरा, क्योंकि उसे लगा कि परिणाम उतने अच्छे नहीं थे और उसे कोई दूसरा तरीका खोजने की जरूरत थी। पिटाई के इस सत्र के माध्यम से लिन शेन ने पुष्टि की थी कि दोषपूर्ण विकास सिद्धांत वास्तव में एक मर्दवादी आधार उत्परिवर्तन तकनीक थी, क्योंकि यह उसके शरीर को कठोर बाहरी कारकों के अधीन होने पर उत्परिवर्तित और मजबूत होने की अनुमति देता था। हालांकि इस उत्परिवर्तन और मजबूती की अपनी सीमाएं थीं। उदाहरण के लिए, यदि उत्तेजना बहुत मजबूत थी और लिन शेन का शरीर बल का सामना नहीं कर सकता था, तो विकास सिद्धांत बेकार था। यदि उत्तेजना बहुत कमजोर थी तो यह विकास सिद्धांत को सक्रिय करने में भी विफल रही। विकास सिद्धांत को प्रभावी होने के लिए सही मात्रा में बाहरी बल की आवश्यकता थी। ये लंबे समय तक जारी रहने वाली सहनशीलता की प्रक्रिया थी। बेशक ये सिर्फ लिन शेन का वर्तमान शोध है। क्या ये विकास सिद्धांत की सभी बातें हैं या ये सिर्फ शुरुआत है, इस बारे में वह भी कुछ नहीं कह सकता। विकास सिद्धांत की अप्रत्याशित उपयोगिता को महसूस करने के बाद लिन शेन ने विचार करना शुरू कर दिया कि क्या उसे विकास सिद्धांत के आधार पर साधना जारी रखनी चाहिए। अब विकास सिद्धांत का अभ्यास करने में दो कमियां हैं। सबसे पहले, विकास सिद्धांत के दोषपूर्ण संस्करण में केवल आधार उत्परिवर्तन भाग शामिल है और बाद की सामग्री का अभाव है। भविष्य में उच्च स्तरों पर आगे बढ़ने पर यह स्पष्ट नहीं है कि आधिकारिक विकास सिद्धांत का उत्तरार्ध दोषपूर्ण संस्करण के साथ संगत है या नहीं। अगर यह संगत है तो यह अच्छी बात है, अगर नहीं तो लिन शेन को खुद ही इसका पता लगाना होगा। दूसरी समस्या यह है कि इस कौशल को विकसित करना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। लिन शेन ने बचपन से वयस्कता तक कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं किया था और वह अनुकूलन करने के लिए संघर्ष कर रहा था। इतने सारे बच्चे स्कूल में खराब प्रदर्शन क्यों करते हैं? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें प्रतिभा की कमी है? बिल्कुल नहीं, अधिकांश बस चालाक, आलसी, पेटू या फिसलन भरे होते हैं जो कठिनाई और पीड़ा से डरते हैं, और लिन शेन उनमें से एक था। कोई बात नहीं, मैं निश्चित रूप से पिटाई पद्धति का उपयोग नहीं कर सकता। मुझे एक बेहतर तरीका खोजने की ज़रूरत है। लिन शेन ने महसूस किया कि पिटाई बहुत दर्दनाक होने के अलावा व्यापक नहीं होने की भी कमी थी। ये शरीर के हर छोटे हिस्से को मजबूत नहीं कर सकती थी। ध्वनि के हमले काफ़ी प्रभावी थे और बहुत असुविधाजनक नहीं थे। हालांकि क्रिस्टल बांसुरी लिन शेन के कब्जे में नहीं थी। एक बार जब वह इसे वापस पा लेता तो वह इसका उपयोग अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए कर सकता था। क्या वास्तव में कोई बेहतर तरीका नहीं है? लिन शेन इस समय इससे बेहतर तरीका नहीं सोच पा रहा था। अगली सुबह जब लिन शेन नाश्ते के लिए उठा तो उसने देखा कि ये त्यानजिन और ये युजेन घर पर नहीं थे और मैडम ये भी वापस नहीं आई थीं। सभी मास्टर चले गए थे, केवल लिन शेन और वेई वुफू, दो मेहमान, हाउसकीपर की मेज़बानी में नाश्ता कर रहे थे। सौभाग्य से दोनों की खाल मोटी थी और उन्हें कुछ भी गलत नहीं लगा। उन्होंने अपने नाश्ते का भरपूर आनंद लिया। नाश्ता खत्म करने के बाद लिन शेन ने फिर से बाजार में घूमने की योजना बनाई ताकि देख सके कि क्या उसे और फायर सीड्स मिल सकते हैं। जाने से पहले लिन शेन ने किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए पुराने हाउसकीपर को सूचित करने का एक बिंदु बनाया कि वह हमेशा के लिए जा रहा है, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जब वह वापस आए तो हाउसकीपर उसे अंदर जाने देगा। जब वह वेई वुफू के साथ बाजार में पहुंचा तो उसने पाया कि जगह असामान्य रूप से सुनसान थी। न केवल कम खरीदार थे बल्कि विक्रेताओं की संख्या भी काफ़ी कम हो गई थी। बॉस, क्या आज बाजार खुला नहीं है? लिन शेन ने सामान पैक कर रहे विक्रेता से पूछा। कौन सा बाजार बंद है? ये बाजार पूरे साल खुला रहता है, विक्रेता ने सामान पैक करते हुए जवाब दिया। तो फिर सब कहाँ चले गए? लिन शेन ने जोर दिया। तुम्हें नहीं पता, हाल ही में बेस के बाहर ब्लू ट्री सी के पास बहुत सारे मशरूम बीस्ट अंडे देते हुए देखे गए हैं। कुछ लोगों को तो अलॉय बेस म्यूटेशन अंडे भी मिले हैं। अब हर कोई मशरूम बीस्ट का शिकार करने और बेस म्यूटेशन अंडे की तलाश करने के लिए वहां भाग रहा है। विक्रेता ने सामान पैक करना समाप्त किया, अपना बैग कंधे पर रखा और जल्दी में देखते हुए चला गया। शायद वह स्थिति का फायदा उठाना चाहता था। लिन शेन और वेई वुफू ने एक दूसरे की आंखों में संदेह देखा। जब से वे बेस से निकले हैं उनका सामना मशरूम बीस्ट से हुआ है जो बहुत शक्तिशाली और बहुत ज़्यादा संख्या में है। यही वजह है कि वे वापस भाग गए थे। क्या नियमित म्यूटेटर के लिए वहां जाना मौत की तलाश करने जैसा नहीं होगा? लेकिन ऐसा लग रहा था कि बहुत से म्यूटेटर खतरे में नहीं थे, अन्यथा ये पहले ही फैल चुका होता। इतने सारे लोग मशरूम बीस्ट और बेस म्यूटेशन अंडे का शिकार करने के लिए इतने साहसी कैसे हो सकते हैं?
क्या ऐसा हो सकता है कि ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट और ब्लू कैप मशरूम बीस्ट जैसे उच्चस्तरीय बेस वेरिएंट जीव फिर से दिखाई नहीं दिए हैं? लिन शेन ने सोचा, क्या हमें फिर से देखना चाहिए? शायद हम पहले ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट का सामना करने के लिए बेहद बदकिस्मत थे। अब जब इतने सारे लोग बेस छोड़ रहे हैं तो हमें फिर से ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट का सामना करने के लिए इतना बदकिस्मत नहीं होना चाहिए, है ना? लिन शेन कुछ हद तक लुभाए गए थे। अगर वे बीस्ट टाइट बनने से पहले बच सकते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अध्याय 67, जहरीला मशरूम। वेई वुफू से चर्चा करने के बाद दोनों ने पहले बाहर जाकर स्थिति को देखने का फैसला किया, बेस से बहुत दूर न भटकने का ध्यान रखते हुए, ताकि अगर उन्हें ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट का सामना करना पड़े तो वे सीधे बेस में शरण लेने के लिए भाग सकें। जब वे बेस के बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि कई म्यूटेटर बेस के बाहरी हिस्से की ओर तेजी से चल रहे थे। बेस छोड़ने के बाद जबकि अधिकांश म्यूटेटर ब्लू ट्री सी की दिशा में चले गए, लिन शेन और वेई वुफू ने ब्लू ट्री सी से अलग दिशा चुनी। निश्चित रूप से इस दिशा में बहुत कम लोग थे, लेकिन दोनों ने बहुत दूर नहीं जाने पर झाड़ियों में एक लाल टोपी वाला मशरूम बीस्ट देखा। दो मनुष्यों को दिखाई देने पर लाल टोपी वाला मशरूम बीस्ट एक अजीब चीख निकालता है और झाड़ियों से बाहर निकलता है, लिन शेन और वेई वुफू की ओर क्रूरता से झपटता है। वेई वुफू का हाथ हिला और उसका ब्लेड गिर गया, जिससे लाल टोपी वाले मशरूम बीस्ट का सिर कट गया, जो उड़ गया और उसका सिरहीन शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर गया। हालांकि कटा हुआ सिर मशरूम कैप के नीचे से फट गया और 1 दर्जन या उससे ज्यादा छोटे बेस म्यूटेशन अंडे बाहर निकल आए। मशरूम बीस्ट वास्तव में अपने शरीर पर बेस म्यूटेशन अंडे सेते हैं। ये चीज़ निश्चित रूप से प्रजनन कर सकती है, एक साथ इतने सारे अंडे पैदा कर सकती है। कोई आश्चर्य नहीं कि मशरूम बीस्ट का झुंड इतनी तेजी से विकसित हो रहा है, लिन शेन ने बेस म्यूटेशन अंडे को उठाते हुए कुछ आश्चर्य के साथ कहा। हालांकि वे केवल स्टील म्यूटेंट अंडे थे, लेकिन ये तथ्य कि एक मशरूम बीस्ट इतने सारे बेस म्यूटेशन अंडे को पाल सकता है, आश्चर्यजनक था। वे पहले भी इतने सारे मशरूम बीस्ट का सामना कर चुके थे। अगर वे सभी प्रजनन कर सकते तो एक साथ कितने युवा मशरूम बीस्ट पैदा होते? ये पूछना भूल गया कि मशरूम बीस्ट कितनी बार अंडे देता है, लिन शेन ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि उसने सभी बेस म्यूटेशन अंडे एकत्र किए और उन्हें फैटी के लिए नाश्ते के रूप में उपयोग करने के लिए अपने बैग में पैक किया। उसके पास अब इन बेस म्यूटेशन अंडों को सेने का समय नहीं था, और अगर उसके पास समय भी होता तो उसके पास इंक्यूबेटर नहीं था। सामान्य तापमान पर बेस म्यूटेशन अंडे सेते नहीं हैं। दोनों ने बेस से बहुत दूर जाने की हिम्मत नहीं की और बस आसपास घूमते रहे, जिससे लिन शेन को एक आश्चर्यजनक खोज मिली। बेस के पास थोड़ी देर चक्कर लगाने से ही उन्हें 4 रेड कैप मशरूम बीस्ट मिल गए और रेड कैप मशरूम बीस्ट के हर मशरूम कैप के अंदर उन्होंने कई से लेकर 20 से ज़्यादा मशरूम बीस्ट के अंडे पाल लिए। इससे लिन शेन का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट और ब्लू कैप मशरूम जायंट बीस्ट भी इतने ही विपुल होते तो कितना भयानक परिणाम होता। ब्लू कैप मशरूम जायंट बीस्ट के झुंड और ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट के झुंड के बारे में सोचते हुए, जो ज्वार की तरह याशेन बेस की ओर बढ़ रहे थे, लिन शेन कांप उठे। यह इतना भी बुरा नहीं होना चाहिए। स्टील के जीव कम ऊर्जा और कम सामग्री की ज़रूरत के साथ अंडे देते हैं, जिससे बड़ी संख्या में अंडे देना आसान हो जाता है। मिश्र धातु के जीव और उत्परिवर्ती जीव शायद इतनी आसानी से अंडे नहीं देंगे अगर वे बड़ी मात्रा में प्रजनन करना चाहते हैं, लिन शेन ने खुद से सोचा। मशरूम बीस्ट, वेई वुफू ने अचानक एक दिशा में इशारा करके कहा। लिन शेन हैरान था। वेई वुफू बकवास करने वाला नहीं था और उसे मशरूम बीस्ट देखने के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बस ऊपर जाओ और उसे एक ही वार में काट दो। अगर उसने अचानक ऐसा कुछ कहा तो यह कोई साधारण मशरूम बीस्ट नहीं होगा। वेई वुफू जिस दिशा में इशारा कर रहा था, उस दिशा में देखने पर एक मशरूम बीस्ट दिखाई दिया जो लगभग एक नियमित रेड कैप मशरूम बीस्ट के आकार का था। इसकी टोपी बैंगनी लाल रंग की थी और इसमें सफ़ेद धब्बे थे और यह धीरे धीरे दूर के पेड़ों से निकल रहा था। एक पर्पल कैप मशरूम बीस्ट पहले कभी नहीं देखा। क्या ये स्टील का प्राणी है? लिन शेन ने ध्यान से इसकी जांच की। यह एक स्टील का प्राणी लग रहा था, लेकिन ये रेड कैप मशरूम बीस्ट से अलग था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या यह उत्परिवर्तन था या कुछ और। मुझे ये करने दो, लिन शेन ने वेई वुफू को जाने दिए बिना कहा। उसने एंजल रिवॉल्वर निकाली और पर्पल कैप मशरूम बीस्ट पर गोली चला दी। कैप्सूल एक स्टील के प्राणी में बदल गया और बिजली की गति से पर्पल कैप मशरूम बीस्ट पर हमला किया, जिससे उसका सिर और मशरूम की टोपी टुकड़े टुकड़े हो गई। मशरूम कैप के अंदर बेस म्यूटेशन फ्लूइड और बेस म्यूटेशन अंडे बाहर गिर गए। जैसा कि लिन शेन ने सोचा था, ये वास्तव में एक स्टील का प्राणी था। दोनों बेस म्यूटेशन अंडे उठाने के लिए गए जो जमीन पर गिर गए थे और मशरूम कैप के अंदर रह गए थे। कुल मिलाकर केवल 3 थे, जो कि रेड कैप मशरूम बीस्ट द्वारा पोषित बेस म्यूटेशन अंडे की संख्या से बहुत कम लग रहे थे। लिन शेन, लिटिल स्टार, वेई वुफू ने मशरूम कैप के नीचे से बेस म्यूटेशन के साथ लेपित एक बेस म्यूटेशन अंडा निकाला और उसे लिन शेन को देने ही वाला था कि उसने अचानक अपना हाथ वापस खींच लिया और यह वाक्य बोल दिया, लिटिल स्टार,
कौन सा लिटिल स्टार? लिन शेन ने हैरान नज़र से वेई वुफू को देखा। 1, 2, 3 लिटिल स्टार्स। वेई वुफू ने उसके सामने इशारा किया, ऐसा लग रहा था कि वह कुछ गिन रहा है। बेस म्यूटेशन अंडे को फेंक दो। लिन शेन को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए बेस म्यूटेशन अंडे को फेंक दिया और उसी समय आदेश दिया। वास्तव में वेई वुफू ने अपने हाथ में मौजूद बेस म्यूटेशन एग को पहले ही फेंक दिया था, लेकिन उसकी पुतलियां अब बैंगनी धुंध की एक परत में ढकी हुई थीं। लिन शेन को भी लगा कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है। पूरे शरीर में खुजली हो रही है और उसने स्पष्ट रूप से चारों ओर रोशनी के टिमटिमाते हुए धब्बे देखे। साथ ही उसकी आंखों के सामने छोटी छोटी परियां उड़ रही थीं। हमें जहर दिया गया है। बैंगनी टोपी वाला मशरूम जानवर जहरीला है। लिन शेन ने समस्या के स्रोत की पहचान की और जल्दी से अपनी जेब में हाथ डाला। दवा की 2 शीशियां निकाली, एक वेई वुफू के लिए और दूसरी खुद के लिए। ये दवाएं बाहरी और आंतरिक दोनों तरह की चोटों का इलाज कर सकती थीं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि वे विषाक्त पदार्थों के खिलाफ प्रभावी थी या नहीं, हालांकि वे कम से कम हानिरहित थीं। वेई वुफू ने दवा खोली और उसे पी लिया। लिन शेन अपनी शीशी पीने ही वाला था कि उसने महसूस किया कि उसके शरीर के अंदर विकास सिद्धांत काम कर रहा है। विकास सिद्धांत जहर का प्रतिरोध भी कर सकता है। लिन शेन ने मन ही मन खुशी मनाई और शीशी पर ढक्कन वापस लगा दिया। जैसे जैसे उसके शरीर में शक्ति का संचार हुआ, उसकी त्वचा पर खुजली और भी तीव्र होती गई और उसके चारों ओर नाचती हुई टिमटिमाती परियों ने उसके सिर को चक्कर में डाल दिया। लेकिन जल्द ही उसकी दृष्टि में छोटे छोटे तारे कम होने लगे और उसके शरीर पर खुजली की अनुभूति जल्दी ही फीकी पड़ गई। विष के प्रभाव में लिन शेन को लगा कि उसके शरीर में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन वह जल्दी ही सामान्य हो गया। वेई वुफू अभी भी सितारों की गिनती कर रहा था, स्पष्ट रूप से दवा के रेचक प्रभावों से अप्रभावित। सौभाग्य से विष शक्तिशाली नहीं था और केवल मतिभ्रम और खुजली की अनुभूति पैदा कर रहा था। जैसे ही लिन शेन वेई वुफू को वापस शहर में खींचने वाला था, विष से वेई वुफू के लक्षण कम होने लगे और थोड़ी देर बाद वह काफी हद तक ठीक हो गया। हालांकि विष का प्रभाव बहुत मजबूत नहीं था। अगर यह किसी जानवर की लहर के दौरान हुआ तो प्रभावित होने की छोटी अवधि भी घातक साबित हो सकती थी। लिन शेन ने वेई वुफू को थोड़ा आराम करने के लिए कहा, जबकि वह सावधानी से एक और बेस म्यूटेशन अंडा उठाता है और फिर से जहर नहीं खाता। उसने अपनी उंगली से बेस म्यूटेशन द्रव का एक छोटा सा हिस्सा भी छुआ। इस बार उसे थोड़ी खुजली महसूस हुई, लेकिन कोई और मतिभ्रम नहीं हुआ। विकास सिद्धांत ने फिर से प्रभाव डाला और जल्द ही खुजली की अनुभूति गायब हो गई। जब लिन शेन फिर से पर्पल कैप मशरूम के विष से भरे बेस म्यूटेशन फ्लूइड के संपर्क में आया तो उसे लगभग कुछ भी महसूस नहीं हुआ, जिससे पता चलता है कि उसका शरीर मशरूम के जहर को झेलने के लिए विकसित हुआ था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि यह विकास सिद्धांत काम कर रहा था, लिन शेन ने वेई वुफू को, जो ठीक हो गया था, फिर से विषैले बेस म्यूटेशन फ्लूइड को छूने की कोशिश करने दी। नतीजतन वेई वुफू एक बार फिर जहर का शिकार हो गया। उसे कुछ समय के लिए भ्रम हुआ। पिछले संपर्क से कोई प्रतिरोध नहीं दिखा, कम से कम लिन शेन जितना मजबूत नहीं। एलॉय म्यूटेटर वेई वुफू पर विष का प्रभाव गंभीर नहीं था, केवल कुछ भ्रम पैदा करता था जो थोड़े समय के लिए थे। वेई वुफू के सपने जल्दी ही फीके पड़ गए। हालांकि लिन शेन इस संभावना से उत्साहित था। वह भविष्य में खुद को मजबूत करने के लिए विषाक्त पदार्थों का उपयोग कर सकता था और जहर के प्रति प्रतिरोध भी विकसित कर सकता था। सभी विषयों से प्रतिरक्षित होने की कल्पना करते समय उसके बैग में मौजूद प्राणी फेई ज़ाई अचानक अपने आप बाहर कूद गया और लिन शेन के कंधे पर खड़ा हो गया और जंगल के भीतर एक दिशा में तेजी से घूरने लगा। अध्याय 68 संयोग से मुलाकात। लिन शेन ने सावधानी से देखा और जंगल में एक बड़े पेड़ के पीछे एक काली आकृति खड़ी देखी, जिसने अपना आधा शरीर दिखाया हुआ था और उसे ठंडी निगाहों से देख रहा था। ये वह ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट है। लिन शेन ने तुरंत पहचान लिया। उसका दिल दहल गया। वह प्राणी चुपके से उसे देख रहा था, जाहिर तौर पर उससे द्वेष रखता था। इससे लिन शेन को एहसास हुआ कि जानवरों की बाढ़ पूरी तरह से विफल होने से पहले ही उसे छोड़ने की उसकी योजना थी। फीजाई द्वारा देखे जाने के बाद ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट ने लिन शेन को गौर से देखा और फिर धीरे धीरे जंगल में जाकर गायब हो गया। जिस तरह से उसने उसे जाते हुए देखा, उससे लिन शेन को पता था कि अगर उसने उससे निपटा नहीं तो जानवरों की बाढ़ आने पर वह निश्चित रूप से बदला लेने के लिए सबसे पहले उसका पीछा करेगा। तो तुम्हें लगता है कि मुझे धमकाना आसान है? लिन शेन ने थोड़ा भौहें से कुढ़ी, ये सोचते हुए कि अगली बार जब वे मिलेंगे तो वह इसे कैसे नीचे गिरा सकता है। वापस जाओ, वेई वुफू ने लिन शेन की ओर देखते हुए पूछा। कोई ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी बुद्धिमान है और जानता है कि यह अब हमें संभाल नहीं सकता। जब तक हम बेस से बहुत दूर नहीं चले जाते, या शायद हम पर हमला नहीं करेगा, लिन शेन ने कुछ सोचने के बाद कहा। वह अभी भी देखना चाहता था कि क्या जहरीले मशरूम जानवरों के अन्य प्रकार हैं और खुद को मजबूत करने के लिए विषाक्त पदार्थों के साथ कुछ बेस म्यूटेशन द्रव इकट्ठा करना चाहते थे, जो निश्चित रूप से आसन जानवर ज्वार के साथ एक बड़ी मदद होगी।
लिन शेन ने एक वाटर स्किन निकाली और जहरीले मशरूम जानवर के शरीर से सभी अवशिष्ट बेस म्यूटेशन द्रव एकत्र किए। इस तरह के बेस म्यूटेशन द्रव को अधिकांश म्यूटेटर सीधे नहीं खा सकते थे, लेकिन लिन शेन के लिए यह एक बेहतर पूरक नहीं हो सकता था। लिन शेन ने गलत विकास सिद्धांत को तेजी से उपयोगी पाया। इसकी शक्ति से वह बिना इस चिंता के कि अनुपचारित बेस म्यूटेशन द्रव उसके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, विभिन्न बेस म्यूटेशन द्रवों का सीधे सेवन कर सकता था। दोनों ने बहुत गहराई तक जाने का प्रयास नहीं किया, बस बेस म्यूटेशन अंडे और बेस म्यूटेशन द्रव के लिए मशरूम जानवरों का शिकार किया। जहरीले मशरूम जानवर स्पष्ट रूप से दुर्लभ थे, उन्हें आधे दिन के बाद भी दूसरा नहीं मिला था। जैसे ही वे मशरूम बीस्ट की तलाश में आगे बढ़े, उन्होंने लोगों के एक समूह को देखा जो काफ़ी शानदार कपड़े पहने हुए थे और उच्च स्तरीय पालतू जानवरों की सवारी कर रहे थे। वे लोग उन पर निशाना नहीं लगा रहे थे, लेकिन जैसे ही वे उनसे थोड़ी दूर से गुजरे, व्हाइट गोल्ड बीस्ट पर सवार लड़कियों में से एक ने रुककर लिन शेन को देखा, जो एक तरफ खड़ी थी। जैसे ही उनकी नज़रें मिलीं, लिन शेन के हाव भाव में ज़्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन लड़की हैरान दिखी। लिन शेन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लू किंग ने लिन शेन की ओर देखा, उसके हाव भाव जटिल थे क्योंकि वह व्हाइट गोल्ड बीस्ट से उतरी और लिन शेन के पास चली गई। दूसरे लोग भी रुक गए, उनकी निगाहें लिन शेन और वेई वुफू पर टिकी हुई थीं। ये देखकर कि दोनों में से किसी के पास कोई सवारी नहीं थी और लिन शेन के कंधे पर स्नोबॉल जैसा मोटा कबूतर बैठा हुआ था, उन्होंने उन्हें कुछ हद तक तिरस्कार की दृष्टि से देखा। इस युग में लगभग कोई भी अब साधारण पालतू जानवर नहीं रखता था। बहुत दिनों से नहीं मिले। लिन शेन ने मुस्कुराकर लू किंग का अभिवादन किया। उनका अलग होना वास्तव में किसी की गलती नहीं थी। उनके बीच दूरियां बढ़ गई थीं और एक दूसरे को देखे बिना भावनाएं स्वाभाविक रूप से समय के साथ फीकी पड़ गईं। हालांकि ये यूजेन ने इसमें भूमिका निभाई थी। अगर उनका रिश्ता वाकई मजबूत होता तो ये यूजेन इतनी आसानी से इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाता। ये यूजेन के बिना भी भविष्य में ली यूजेन या झाओ यूजेन हो सकते थे। अगर दो लोग लंबी दूरी तक एक साथ नहीं रह सकते तो हमेशा समस्याएं पैदा होंगी। जब लू किंग ने लिन शेन को नहीं देखा था तो वह बहुत आश्वस्त थी, लेकिन जिस क्षण वह वास्तव में उससे मिली, वह तुरंत अपना आत्मविश्वास खो बैठी। मेरी बड़ी बहन के साथ हुई घटना के बारे में मैंने अपने परिवार से मदद करने के लिए कहा, लेकिन चूंकि लू परिवार और जू परिवार के बीच हाल ही में कुछ अप्रिय विवाद हुए हैं, इसलिए जू परिवार लोगों को रिहा करने के लिए सहमत नहीं हुआ और न ही उन्होंने मेरी बहन के व्यापारी कारवां को अपहरण करने की बात स्वीकार की। लू किंग ने धीमी आवाज में समझाया। धन्यवाद, ये ठीक है, समस्या हल हो गई है। यह अतीत की बात थी और लिन शेन इस पर और अधिक ध्यान नहीं देना चाहते थे क्योंकि इससे किसी को कोई लाभ नहीं होगा। उन्होंने रुककर कहा, यदि आपके पास करने के लिए कुछ काम है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। हल हो गया। लू किंग थोड़ा हैरान हो गई। उसके हाव भाव देखकर लिन शेन हैरान हो गई, सोचने लगी, क्या ये यूजेन ने उसे नहीं बताया कि मैंने अपनी बहन को पहले ही बचा लिया है? हाँ, हल हो गया। लिन शेन कोई हंगामा नहीं करना चाहती थी और उसने आगे कुछ नहीं बताया। लू किंग कुछ हद तक अविश्वास में और एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ बोली, हम अभी भी दोस्त हैं, अगर मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर करूँगी। धन्यवाद, ये वास्तव में हल हो गया है। लिन शेन ने अभी भी मुस्कुराहट और दूरी बनाए रखी। लिन शेन की उदासीनता को महसूस करते हुए लू किंग को अजीब तरह से असहज महसूस हुआ। उसने अपने होंठ काटे, ऐसा लग रहा था कि वह और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर उसने अपने पीछे की टीम में किसी को ये कहते हुए सुना, लू किंग, जब वे इसकी सराहना नहीं करते तो परेशान क्यों हो? शायद उनके पास स्वर्ग तक पहुंचने के रास्ते हैं और जू परिवार शायद माफ़ी मांग रहा था और लोगों को पहले ही वापस भेज दिया। वक्ता लिन शेन की ही उम्र का एक युवक था जो लिन परिवार के कारवां के साथ हुई घटना से स्पष्ट रूप से वाकिफ था। उसके शब्दों में व्यंग्य की झलक थी। झेंग यान, यह मेरा काम है, तुम्हें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। लू किंग ने उस आदमी को घूरा, फिर लिन शेन की ओर मुड़ा और आह भरते हुए कहा, मैंने यूजेन से पहले ही तुम्हें एक संदेश भेजा था। उसने कहा था कि तुम यशेन बेस छोड़कर वापस चले गए हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अभी भी यहाँ हो। अगर मैं कुछ मदद कर सकता हूँ तो मुझे विद यू स्टोर नंबर 3 पर मिलो। मैं आमतौर पर वहाँ रहता हूँ। मैं आज थोड़ा व्यस्त हूँ, लेकिन मैं कल तक वापस आ जाऊँगा, लू किंग ने कहा। ठीक है, अगर कुछ होगा तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे पास आऊँगा, लिन शेन ने मन ही मन आह भरते हुए कहा। लू किंग वास्तव में काफ़ी अच्छी थी और जब वे अतीत में साथ थे तो उनके बीच वास्तव में अच्छे संबंध थे, लेकिन अतीत अतीत था और लिन शेन अब उसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था। लू किंग, हमें महत्वपूर्ण मामलों को प्राथमिकता देनी चाहिए, चलो जू परिवार को आगे बढ़ने न दें, झेंग यान ने आग्रह किया। लू किंग कुछ कहना चाहती थी, लेकिन ये देखकर कि लिन शेन को बातचीत जारी रखने की कोई इच्छा नहीं थी, उसने अपने होंठ काटे और कुछ और नहीं कहा, केवल व्हाइट गोल्ड बीस्ट पर चढ़ने से पहले विदाई ली, जाने के लिए तैयार। तभी पीछे से घोड़ों की टापों की आवाज़ आई। सभी ने मुड़कर देखा, तभी उन्हें एक और समूह दिखाई दिया जो उच्च स्तरीय पालतू जानवरों पर सवार होकर उनके पास आ रहा था।
दूर से लिनशेन ने जू तियानगे को आगे की ओर जाते हुए देखा और उसने मन ही मन सोचा, लू और जू दोनों परिवार यहाँ क्या कर रहे हैं? ये ब्लू ट्री सी का रास्ता नहीं है। लगभग सहज रूप से लूकिंग ने अपने घोड़े को नियंत्रित किया और लिनशेन के सामने रुक गई। उसे चिंता थी कि जू तियानगे उसके लिए परेशानी खड़ी कर देगा। वह संभावना जिससे वह डर रही थी वास्तविकता बन गई, क्योंकि जू तियानगे वास्तव में उनके रास्ते में आ गया, सीधे लिनशेन की ओर बढ़ रहा था। जू तियानगे, तुम क्या चाहती हो? लूकिंग ने ठंडे स्वर में पूछा जब जू तियानगे, जो पहले से ही उसके सामने आ चुका था, उसके पास आ गया। मिस लू, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं हूँ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? जू तियानगे ने घोड़े से उतरकर लूकिंग को दरकिनार करते हुए लिनशेन की ओर चल दिया। लूकिंग ने उसे फिर से रोकने की कोशिश की, लेकिन जेंग यान ने उसे रोक लिया। उसे तुम्हारी चिंता की कोई कदर नहीं है, इस तरह परेशान क्यों हो रही हो? चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं क्या होता है। जब वह मुसीबत में पड़ेगा तो वह स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आएगा। मैंने कहा है कि यह मेरा मामला है और ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। लूकिंग ने अपनी बांह पर रखे जेंग यान के हाथ को झटक दिया। वह फिर से जू तियानगे को रोकने के लिए तैयार थी, लेकिन जू तियानगे की हरकतों ने उसे चौंका दिया। अध्याय 69, बेस म्यूटेशन बॉक्स। शेन, क्या मैं, तुम्हारा भाई, तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? यशेन बेस के मैदान पर जो कोई भी तुम्हें पार करता है वह मेरे जू परिवार को पार कर रहा है। जू तियानगे लू परिवार के लोगों का सामना करते हुए लिनशेन के बगल में खड़ा था। जू तियानगे द्वारा लाए गए म्यूटेटर भी लू परिवार के म्यूटेटरों का सामना करते हुए दो आदमियों के पीछे झुंड में आ गए। लूकिंग और अन्य लोग कुछ हद तक अचंभित थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। अचानक ऐसा कैसे हो गया कि वे लिनशेन को धमकाने की कोशिश कर रहे थे और जू तियानगे लिनशेन की मदद करने के लिए आए थे। शुरू में वे सभी सोच रहे थे कि जू तियानगे लिनशेन के लिए आए थे। झेंग यान ने पहले ही अपना मन बना लिया था कि जब जू तियानगे लिनशेन से निपटेगा तो उसे लूकिंग को हस्तक्षेप करने से रोकना होगा। लेकिन अब यह बिल्कुल विपरीत लग रहा था। जू तियानगे न केवल लिनशेन को परेशान नहीं कर रहा था, बल्कि उसने यह मेरा बड़ा भाई है, इससे पंगा लो और तुम मेरे साथ मरते दम तक पंगा ले लो का रुख भी अपनाया, जिससे झेंग यान और अन्य लोग चौंक गए और स्थिति को समझने में असमर्थ हो गए। आप सभी, लूकिंग भी हैरान थी। जू तियानगे और लिनशेन के बीच आगे पीछे देख रही थी और तभी उसे विश्वास होने लगा कि लिनशेन का पहले का दावा कि उसने इस मुद्दे को सुलझा लिया है सच था। हालांकि उसे नहीं पता था कि लिनशेन ने जू परिवार को उसकी रक्षा करने के लिए किस तरह का तरीका इस्तेमाल किया था। ये हैरान करने वाला था। यहाँ कोई परेशानी नहीं है, आप सभी जा सकते हैं, जो आपको करने की ज़रूरत है, लिनशेन ने जू तियानगे से कहा। तो यह एक गलतफहमी थी, तो यह अच्छा है, आप आगे बढ़ें, मुझे शेन से कुछ बात करनी है, मैं बाद में आपको ढूंढने आऊँगा। जू तियानगे ने अपने लोगों को पहले जाने का निर्देश दिया, जबकि वह पीछे रह गया। हमें भी जाना चाहिए। झेंग यान को चिंता थी कि जू परिवार उनसे आगे निकल जाएगा। उसने जल्दी से लूकिंग से आग्रह किया, आगे बढ़ो, लिनशेन ने लूकिंग को सिर हिलाकर कहा। ये देखकर कि उसके अलावा जू तियानगे के सभी लोग चले गए थे, लूकिंग को आखिरकार विश्वास हो गया कि जू तियानगे सिर्फ दिखावा नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि लिनशेन के साथ उसका रिश्ता वाकई असाधारण था। लिनशेन, जब तक हम फिर से न मिलें। लूकिंग को समझ नहीं आया कि और क्या कहे। उसने हल्की सी आह भरी और झेंग यान और बाकी लोगों के साथ व्हाइट गोल्ड बीस्ट पर सवार हो गया। लूकिंग और बाकी लोग दूर चले गए तो जू तियानगे ने धीमी आवाज में लिनशेन से कहा, शेन, किसी को जिनशुई झील के पास बेस म्यूटेशन बॉक्स मिला है, हम वहां जल्दी से जा रहे हैं। हमें उम्मीद नहीं थी कि हम तुमसे मिलेंगे, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? यहाँ एक बेस म्यूटेशन बॉक्स है, लिनशेन ने कुछ आश्चर्य से जवाब दिया। वेई वुफू और तियानशिन से मिलने के बाद से लिनशेन अब घर पर रहने वाला व्यक्ति नहीं रह गया था, जिसे दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बेस म्यूटेशन बॉक्स और म्यूटेशन पॉइंट को एक ही चीज़ माना जा सकता है, इस ग्रह पर बेस म्यूटेशन की उत्पत्ति। इससे पहले लिनशेन को केवल इतना पता था कि म्यूटेशन पॉइंट प्रसार, संक्रमण और बेस म्यूटेशन के स्रोत स्थल थे। बेस म्यूटेशन बॉक्स के पास कुछ म्यूटेशन पॉइंट पाए गए, हालांकि अधिकांश क्षतिग्रस्त थे। तियानशिन और वेई वुफू से मिली जानकारी को एक साथ जोड़कर लिनशेन को अब पता चला कि बेस म्यूटेशन बॉक्स मूल रूप से एक ब्रह्मांडीय परिवहन कंटेनर था। क्योंकि अंतरिक्ष यात्रा में बहुत समय लगता है, इसलिए जीवन रूपों को अपनी यात्रा के दौरान परिवहन कंटेनर के भीतर हाइबरनेट करने की आवश्यकता होती है, ताकि वे लंबी यात्रा को सहन कर सकें। बेशक कुछ परिवहन कंटेनर का उपयोग सामान रखने के लिए किया जाता है, जैसे कि बेस म्यूटेशन अंडे, जिन्हें परिवहन के लिए इन कंटेनरों की आवश्यकता होती है। बेस म्यूटेशन बॉक्स जो 200 साल से अधिक समय पहले पूरी दुनिया में दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, वे ये परिवहन कंटेनर थे जो बेस म्यूटेशन अंडे ले जा रहे थे, जिनकी उत्पत्ति अज्ञात है। साथ ही यह भी नहीं पता कि वे इस ग्रह पर क्यों दुर्घटनाग्रस्त हुए। एक बात तो तय थी, इन कंटेनरों को ले जाने वाला अंतरिक्ष यान इस ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ था।
संभवतः बाहरी अंतरिक्ष में कुछ गड़बड़ हुई होगी जिससे कंटेनर चारों ओर बिखर गए होंगे। अधिकांश कंटेनर अंतरिक्ष में क्षतिग्रस्त हो गए थे। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद बेस म्यूटेशन अंडे बाहर गिर गए, जो संक्रमण के स्रोत बन गए, जाने माने म्यूटेशन पॉइंट और बेस म्यूटेशन जोन, जिन्हें प्राइमल एग्स कहा जाता है, वे दरअसल एलियन बेस म्यूटेशन एग्स हैं। लिन शेन को इस बात पर हैरानी हुई कि 200 साल पहले हुई उस घटना के बाद से कोई और ट्रांसपोर्ट कंटेनर नहीं गिरा था। अगर यशेन बेस के पास कोई था तो उसे पहले ही खोज लिया जाना चाहिए था, तो यह अभी क्यों मिला? केवल दो संभावनाएं हो सकती हैं। एक ये कि यह ट्रांसपोर्ट कंटेनर 200 साल पहले गिरे बैच से था। इसकी सामग्री सीलबंद थी क्योंकि यह क्षतिग्रस्त नहीं थी, इसलिए अंदर मौजूद बेस म्यूटेशन अंडे संक्रमण का स्रोत नहीं बने। साथ ही दुर्घटना स्थल के छिपे होने के कारण ये किसी के द्वारा भी खोजा नहीं गया। एक और संभावना थी कि यह ट्रांसपोर्ट कार्गो हाल ही में गिरा था और 200 साल पहले के बैच से नहीं था। ब्लू ट्री सी में मशरूम बीस्ट्स बड़े पैमाने पर हैं, क्या यह उस ट्रांसपोर्ट कार्गो से संबंधित हो सकता है? लिन शेन ने सोचा, लेकिन फिर लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ब्लू ट्री सी और जिनशुई झील दो विपरीत दिशाओं में थे। यदि ब्लू ट्री सी में बड़े पैमाने पर मशरूम बीस्ट ट्रांसपोर्ट कार्गो से संबंधित थे, तो कार्गो भी ब्लू ट्री सी में ही स्थित होना चाहिए। अक्षुण्ण क्षतिग्रस्त वेई वुफू ने स्पष्ट रूप से इस बारे में भी सोचा और जू तियानगे से पूछा। बेस म्यूटेशन बॉक्स बरकरार है। जू तियानगे वास्तव में समझ गया कि वेई वुफू का क्या मतलब था, लेकिन उसे नहीं पता था कि बेस म्यूटेशन बॉक्स वास्तव में परिवहन कार्गो था। रास्ता दिखाओ, वेई वुफू ने सीधे कहा। लिन शेन ने थोड़ा भौहें से कुढ़ी, लेकिन वेई वुफू के चेहरे पर भाव देखकर ऐसा लगा कि वह जाने के लिए तैयार था। एक पल सोचने के बाद लिन शेन ने भी जू तियानगे को सिर हिलाया। शेन और बड़े भाई वेई के शामिल होने से लू परिवार के उन कमीनों के पास कोई मौका नहीं है। बेस म्यूटेशन बॉक्स निश्चित रूप से हमारा होगा। अगर अंदर प्राइमल अंडे हैं तो मैं उन्हें ऊंची कीमत पर क्यों ना खरीदूं? जू तियानगे ने कहा। ठीक है, वेई वुफू को इस बात की परवाह नहीं थी कि बेस म्यूटेशन बॉक्स में प्राइमल अंडे हैं या नहीं। जू तियानगे बहुत खुश था अब और नहीं हिचकिचाया, अपने घोड़े पर सवार हुआ और आगे की ओर बढ़ गया। लिन शेन और वेई वुफू ने भी अपने घोड़ों को पीछे चलने के लिए बुलाया, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि वे अभी भी लोहे के सींग वाले घोड़ों पर सवार थे और जू तियानगे के साथ नहीं रह सके। इस पर विचार करते हुए जू तियानगे ने कहा, शेन, बड़े भाई वेई, मैं अपने भाइयों को लू परिवार के हाथों पीड़ित होने से बचाने के लिए पहले आगे बढ़ूंगा। आप यहाँ से सीधे जिनशुई झील की ओर जा सकते हैं। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आप हमें देखेंगे। आगे बढ़ो, लिन शेन ने कहा, क्योंकि उसे वास्तव में वेई वुफू से कुछ पूछना था जो वह जू तियानगे के आसपास होने पर नहीं पूछ सकता था। ये व्यवस्था उसके लिए उपयुक्त थी। जू तियानगे ने बार बार लिन शेन और वेई वुफू से जल्दी आने का आग्रह किया, फिर अपने तेज घोड़े पर सरपट भाग गया। बड़े वेई, क्यों जा रहे हो? लिन शेन ने वेई वुफू को देखा और पूछा। वह उनकी वर्तमान स्थिति को जानता था और वेई वुफू अच्छी तरह से जानता था कि ब्लैक कैप्ड मशरूम जानवर उन्हें छाया में देख रहे होंगे। ये वास्तव में अन्य मामलों में शामिल होने का समय नहीं था। अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ वेई वुफू ने कहा, बेस म्यूटेशन बॉक्स अज्ञात, पता लगाने की जरूरत है, जोखिम शुरुआत में ही नष्ट करना। लिन शेन समझ गए कि वेई वुफू का क्या मतलब था और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, क्या आपने अपने लिए खतरे के बारे में नहीं सोचा? मेरे लिए यह एक कर्तव्य है जिससे बचा नहीं जा सकता। वेई वुफू ने रुककर कहा, तुम वापस जाओ, मैं जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूं। लिन शेन वेई वुफू के हाव भाव से बता सकता था कि उसे मनाना व्यर्थ होगा। ये सोचकर कि जिनशुई झील बेस से ज्यादा दूर नहीं थी और ब्लू ट्री सी से इतनी दूर, अगर कोई खतरा था तो उसे भरोसा था कि वह वापस बेस पर भाग सकता है। बेस म्यूटेशन बॉक्स को देखने के लिए वेई वुफू के साथ जाना एक अच्छा विचार था, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। अगर अंदर सुपर बेस प्राइमल अंडे थे तो अलॉय की ओर आगे बढ़ने की उम्मीद थी। जब दोनों जिनशुई झील पर पहुंचे तो वे दूर से लू परिवार और जू परिवार के लोगों को देख सकते थे। आश्चर्यजनक रूप से कोई टकराव नहीं हुआ, क्योंकि दोनों समूह झील के किनारे खड़े थे, जिनशुई झील की सतह को घूर रहे थे। लिन शेन और वेई वुफू को आते देखकर जू तियानगे ने जल्दी से उन्हें बुलाया। लू परिवार के म्यूटेटर लिन शेन और वेई वुफू को लोहे के सींग वाले घोड़ों पर सवार देखकर कुछ हैरान थे। वहां मौजूद हर कोई लिन शेन की पृष्ठभूमि के बारे में जानता था और लू और जू दोनों परिवारों के लिए डार्कबर्ड बेस का लिन परिवार कुछ खास नहीं था। उन्हें इस बात पर हैरानी थी कि जू तियानगे इन दोनों के साथ इतना विनम्र क्यों था। लिन शेन झील के किनारे खड़े थे और उन्होंने एक अजीब अंडाकार उपकरण को साफ सतह पर तैरते देखा। ये धातु के फुटबॉल जैसा था, लगभग 1 मीटर ऊंचा और आधे मीटर से भी कम व्यास का। ये क्रिस्टल के छल्लों से घिरा हुआ था जो चमकते और आपस में जुड़े हुए थे, लगातार घूमते हुए एक रहस्यमय और उच्च तकनीक वाली आभा दे रहे थे। अध्याय 70 क्षेत्र राजा साधना उपकरण। वेई,
क्या तुम तैर सकते हो? लिनशेन ने अथाह झील की ओर देखा और फिर वेई वुफू से पूछने के लिए मुड़े। मैं नहीं तैर सकता, वेई वुफू के उत्तर ने लिनशेन को राहत की सांस दी। मूल रूप से वेई वुफू को समुद्र में एक उत्परिवर्तित प्राणी के साथ अपनी लड़ाई में बहुत नुकसान उठाना पड़ा था, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि वह तैरने में बहुत कुशल नहीं था। मैं भी नहीं तैर सकता, इसलिए ऐसा लगता है कि हम भाग नहीं ले सकते। चलो बस वापस चलते हैं और आराम करते हैं, लिनशेन ने कहा। शेन, जल्दी मत करो, मैंने पहले ही किसी को नाव खोजने के लिए कहा है। ये जल्द ही यहाँ आ जाएगी, जू त्यानगे ने जल्दी से कहा। नाव का क्या उपयोग है? अगर हम इसमें गिर गए तो क्या हम वैसे ही नहीं मरेंगे? मैं निश्चित रूप से उस नाव पर नहीं चढ़ूंगा, लिनशेन ने वेई वुफू को खींचते हुए कहा, जो जाने के लिए तैयार था। लिनशेन आश्चर्यचकित था। वेई वुफू, जो आमतौर पर काफी एकनिष्ठ रहता था, उसने खुद को इतनी आसानी से दूर खींच लिया, जो अप्रत्याशित था और लिनशेन को उस पर दूसरी नज़र डालने पर मजबूर कर दिया। यह कोई ट्रांसपोर्ट पॉड नहीं है, वेई वुफू ने कहा। अगर यह ट्रांसपोर्ट पॉड नहीं है तो यह क्या है? लिनशेन दंग रह गया। उसने कभी असली ट्रांसपोर्ट पॉड नहीं देखा था और केवल तियानशिन और वेई वुफू द्वारा बताए गए नाम को सुना था। जब उसने इसे अभी देखा तो उसे लगा कि अंतरिक्ष यान के ट्रांसपोर्ट पॉड ऐसे ही दिखते हैं। इसे कभी न देखने के कारण जू परिवार और लू परिवार के लोगों ने भी शायद इसे नहीं देखा होगा। उन सभी को लगा कि यह एक बेस म्यूटेशन क्रेट है जो अपने रहस्यमयी बक्से खोलने के लिए नाव के आने का इंतजार कर रहा है। मुझे नहीं पता, वेई वुफू को भी नहीं पता था कि यह क्या है। लिनशेन को लगा कि उन चीज़ों से दूर रहना और भी ज़रूरी है जिन्हें वे नहीं पहचानते। आखिरकार, अगर वह चीज़ एलियंस द्वारा भेजा गया बम था, तो आप जितने करीब होंगे उतनी ही जल्दी आप मर जाएंगे। जैसे ही लिनशेन सोच रहा था कि शायद ये कोई एलियन सुपर बम हो सकता है, उसने अचानक एक गुनगुनाहट की आवाज़ सुनी और तुरंत वेई वुफू को ज़मीन पर खींच लिया। दोनों लेट गए और जल्दी से अपनी बेस म्यूटेशन स्ट्रेंथ को सक्रिय कर दिया, जल्द ही उनके शरीर को धातु के कवच से ढक दिया। दुर्भाग्य से ये बम विस्फोट की प्रस्तावना नहीं थी। लू परिवार के लोगों ने जमीन पर पड़े दो आदमियों को ऐसी आंखों से देखा जैसे वे मूर्खों को घूर रहे हों, घृणा से भरे हुए। हालांकि वे भी चौंक गए थे, कम से कम वे उन दोनों की तरह डरकर जमीन पर नहीं गिरे थे। स्वाभाविक रूप से उन्हें लगा कि उन्हें उनका मजाक उड़ाने का अधिकार है। लू किंग और जू त्यानगे दोनों लिनशेन की मदद करना चाहते थे, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वे फिर से शुरू हुई अजीब आवाज़ से विचलित हो गए और झील के ऊपर मंडराती हुई वस्तु को देखने लगे। लिनशेन और वेई वुफू उठे, उन्हें नहीं लगा कि उनकी प्रतिक्रिया में कुछ भी शर्मनाक था। लिनशेन के विचार में, भले ही यह 1,00,000 बार हो, वह फिर भी डेक से टकराएगा। जो लोग ऐसा नहीं करते थे वे बहादुरी नहीं दिखा रहे थे, बल्कि उनकी प्रतिक्रिया समय धीमा था। और अगर वे वास्तव में बहादुर थे तो ये सिर्फ एक लापरवाह आदमी का व्यवहार था। उठने के बाद लिनशेन ने पानी के ऊपर की वस्तु पर नजर डाली और देखा कि रग्बी बॉल जैसी मशीन के बाहरी हिस्से पर क्रिस्टल के घेरे तेजी से घूम रहे थे। इसके अलावा गति अभी भी बढ़ रही थी। क्रिस्टल अब दिखाई नहीं दे रहे थे, केवल उनकी छवियां बह रही थीं, जो एक अजीब प्रकाश सुरंग बना रही थीं। चलो चलें, लिनशेन ने वेई वुफू को पुकारा, उसे जल्दी से उस वस्तु से दूर जाने का आग्रह किया। दुर्भाग्य से वह अभी भी थोड़ा धीमा था। जैसे ही वह हताश होकर भागा, उसने अचानक पीछे से एक भावहीन, ठंडी आवाज़ सुनी। नंबर 014 रियल किंग ट्रेनिंग डिवाइस सेल्फ चेक पूरा हो गया है, सभी सिस्टम सुरक्षित हैं, डिवाइस सुरक्षित रूप से चालू हो रहा है। लिनशेन का सिर भिनभिनाया, जिससे उसने सहज रूप से अपने हाथों से अपना सिर ढक लिया। उसके शरीर को एक बहुत बड़ी ताकत ने पीछे की ओर खींचा और उसकी दृष्टि तुरंत पीछे की ओर भागते समय की सुरंग में धुंधली हो गई। थप, लिनशेन जमीन पर जोर से गिरा, उसे ऐसा लग रहा था कि वह गंभीर रूप से समुद्री बीमारी से पीड़ित है। वह वहीं पड़ा रहा, कुछ बार उल्टी की, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। अपने बगल में वही आवाज़ सुनकर लिनशेन ने अपना सिर घुमाया और देखा कि जू त्यानगे भी जमीन पर पड़ा था, उल्टी कर रहा था। वेई वुफू अभी अभी खड़ा हुआ था और अपने शरीर से रेत झाड़ रहा था। कुछ ही दूरी पर लू किंग समुद्र तट पर बैठी थी, अपने हाथों से अपनी छाती को पकड़े हुए, वह भी असहज दिख रही थी। रुको, समुद्र तट, ये बहुत परिचित लग रहा है। और यह गुरुत्वाकर्षण। लिनशेन अब पूरी तरह से जाग चुका था और तुरंत चारों ओर देखने के लिए खड़ा हो गया। क्या ये वही समुद्र तट नहीं था जहां वह और वेई वुफू पहले भी गए थे? ये परिचित मजबूत गुरुत्वाकर्षण वह सामान्य गुरुत्वाकर्षण नहीं था जिसका वह आदी था। कुछ सोचते हुए लिनशेन ने नीचे देखा और निश्चित रूप से उसने अपनी कलाई पर एक अतिरिक्त घड़ी जैसी डिवाइस देखी। मॉडल पिछली बार से थोड़ा अलग था और सफ़ेद रंग का था। पिछली बार वाला काला होना चाहिए था और उसे नहीं पता था कि दोनों डिवाइस में क्या अंतर था। चारों ओर देखते हुए उसने देखा कि वेई वुफू, जू त्यानगे और लू किंग सभी की कलाई पर एक जैसे सफ़ेद टेलीपोर्टर थे। लिनशेन ने घड़ी पर प्रदर्शित संख्याओं पर नज़र डाली, 71 घंटे 59 मिनट 4 सेकंड।
काले टेलीपोर्टर की तरह ये 72 घंटे की उल्टी गिनती थी, जिसका अर्थ है कि उन्हें टेलीपोर्टर को सक्रिय करने और 72 घंटे बाद वापस लौटने में सक्षम होना चाहिए। क्या ये कौन सी जगह है? हम यहाँ कैसे पहुँच गए? बाकी लोगों का क्या? ज़ू तियानगे आखिरकार होश में आया और डर के मारे चिल्लाया, हम कहाँ हैं? लू किंग का चेहरा भी भयानक लग रहा था। वह उठी और लड़खड़ाते हुए लिन शेन के पास गई और उसके बगल में धड़ाम से बैठ गई। जाहिर है कि उसे अभी भी यहाँ गुरुत्वाकर्षण की आदत नहीं थी। चिंता मत करो, क्या तुम अपने हाथ पर घड़ी देख रहे हो? एक बार जब उल्टी गिनती खत्म हो जाएगी तो हम वापस जा सकेंगे, लिन शेन ने हैरान लू किंग को आश्वस्त किया। शेन, क्या तुम जानते हो कि हम कहाँ हैं? लू किंग के बोलने से पहले ज़ू तियानगे सबसे पहले आया। उसने उत्सुकता से लिन शेन का हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे छोड़ दो। लिन शेन ने ज़ू तियानगे का हाथ झटक दिया और उन दोनों को समझाया, हम अब अपने ग्रह पर नहीं हैं। इतना हैरान मत हो, ये सामान्य है। मानवता बहुत पहले ही अंतरतारकीय युग में प्रवेश कर चुकी है। इंटरस्टेलर टेलीपोर्टेशन आम बात है, बस आपको इसके बारे में पता नहीं था। लिन शेन ने ऐसे बात की जैसे उसने अनगिनत इंटरस्टेलर टेलीपोर्टेशन का अनुभव किया हो, खाने या सोने की तरह ही। केवल वेई वुफू को पता था कि इस बार सहित लिन शेन ने केवल 2 बार टेलीपोर्ट किया था और वह भी किसी और की तरह ही नौसिखिया था। हालांकि लिन शेन के शब्दों का स्पष्ट रूप से प्रभाव पड़ा, क्योंकि ज़ू तियानगे और लू किंग काफ़ी कम तनाव में थे, हालांकि वे अभी भी अविश्वास में थे। शेन वास्तव में जानकार और अनुभवी है। मैं ज़ू तियानगे प्रतिभा को पहचानने की नज़र भी रखता हूं और अपने बड़े भाई को चुनने में मैंने कोई गलती नहीं की। ज़ू तियानगे ने बातचीत को बदल दिया, फिर सावधानी से पूछा, शेन, यहाँ सिर्फ हम 4 ही क्यों हैं? बाकी लोग कहाँ हैं? टेलीपोर्टेशन यादृच्छिक है, लेकिन हमें बहुत दूर नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी को ढूंढना चाहते हैं तो आप खुद जाकर देख सकते हैं। यहाँ कई बेस वेरिएंट जीव हैं और काफ़ी उत्परिवर्तन हैं, इसलिए बस सावधान रहें, लिन शेन ने कहा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे नेतृत्व का पालन करूंगा शेन। तुम जहां भी इशारा करोगे मैं हमला करूंगा, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारा अनुसरण करूंगा। भाइयों की तरह एकजुट होकर हम साथ मिलकर धातु को काट सकते हैं। ज़ू तियानगे ने खुद से सोचा, लिन शेन की पहचान असाधारण होनी चाहिए, शायद मेरे अनुमान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण। ऐसा लगता है कि वह इस डरावनी जगह के बारे में सब कुछ जानता है, जो बहुत कुछ कहता है। मुझे खुशी है कि मैंने उसका दुश्मन बनने का विकल्प नहीं चुना। इस भयानक जगह में ज़ू तियानगे ने अनुभवी लिन शेन के साथ रहने का दृढ़ निश्चय किया। लू परिवार के म्यूटेटर के लिए अगर वे मिल जाएं तो अच्छा, अगर वे मर जाएं तो भी ठीक है। खुद मरने से तो यही बेहतर है। दुख की बात है कि उसे नहीं पता था कि लिन शेन यहाँ सिर्फ एक बार पहले आया था और पिछली बार उसके साथ आए ज़्यादातर साथी मर चुके थे। लिन शेन का साथी होना सबसे खतरनाक बात थी। हमें सबसे पहले छिपने की जगह ढूंढनी चाहिए ताकि हम यहाँ बेस वेरिएंट जीवों के निशाने पर न आएं। लिन शेन ने अपने आसपास का जायजा लिया। वह रीफ क्षेत्र जो उसने पहले देखा था कहीं नजर नहीं आ रहा था, जिससे पता चलता है कि वे शायद उससे बहुत दूर थे। जैसे ही वह छिपने के लिए जगह ढूंढ रहा था, उसने महसूस किया कि उसकी कलाई पर टेलीपोर्टर कंपन कर रहा है। सिग्नल कनेक्ट हो गया है, विजुअल फीड को सिंक कर रहा है। रियल्म किंग कल्टीवेशन डिवाइस प्रशिक्षुओं की छवियों को पर्यवेक्षकों को प्रसारित करेगा ताकि प्रशिक्षण की शुद्धता और सुरक्षा को सत्यापित किया जा सके, जिससे पर्यवेक्षक समय पर बचाव प्रदान कर सकें। ये जानकारी धीरे धीरे घड़ी पर चल रही थी। जिनशुई झील के ऊपर उस विचित्र तंत्र के बाहरी वलय पर स्थित क्रिस्टलों ने घूमना बंद कर दिया था, लेकिन उपकरण के शीर्ष से ध्रुवीय प्रकाश की एक किरण सीधे ऊपर की ओर निकली, जिससे आकाश एक कैनवास की तरह प्रतीत हो रहा था तथा एक विशाल छवि प्रक्षेपित हो रही थी, जो किसी भी मानव नग्न आंखों के 3D प्रभाव से कई गुना अधिक वास्तविक थी।